जी नमस्कार। और आप लोगों के हालचाल कैसे हैं अभी? बढ़िया है। आज अब क्लास कुछ कम लग रही है, क्या बात है? संख्या आज कुछ कम लग रही है आप लोगों की आज? क्या नहीं निकला? वो जो लास्ट क्लास में जो बैच बैठे थे वही आज दोनों है, अलग अलग है? आज अलग अलग है क्या? आज आप लोगों में से, हाँ आवाज तो बढ़ाता हूं मैं भी। आज आप लोग दो बैच है या एक बैच है? एक बैच है। अच्छा, एक बैच में आप लोग कौन से वाले हो, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा या जिन्होंने कुछ पढ़ा हुआ है? तो आप लोग वो हो जिन्होंने, नहीं नहीं ऐसा नहीं यार। हाँ जी, दोबारा बोल रहे हैं एक बार। मैथ की पढ़ा दूं? क्यों, इसमें विज्ञान का पढ़ोगे फिर? वाह बेटा हो, वाह बेटा हो। हाँ हाँ, कितने चालाक हो ना। मतलब मेरे को दिल खुश हो गया आपकी आवाज सुनने के बाद में। कितने चालाकी भरे डिसीजन दिए ना आप लोगों ने। तो हाँ, चालाकी ज्यादा आते हैं। तो एक तो ये था कि आप लोग जो बैठे हो भी, आपकी क्लास जो है दो से चार है। दो से, मेरे साथ 2 से 4 है। वेरी गुड। तो अपनी क्लास चलेगी 2 से 4। तो फिर 2 से 4 चलेगी, तो 4 से 6, 6 से 8 मेरी क्लास और किसी में चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एक काम करते हैं हम लोग, जितने आप लोग बैठे हो यहाँ पर, कल का मतलब जो लास्ट क्लास थी हमारी शनिवार वाली, तो सच में बताऊं बड़ी उलझन में था मैं पढ़ाते समय। पढ़ा जरूर रहा था मैं, क्योंकि उलझन का कारण इस बात को लेकर था क्योंकि जो एक बैच था आपका, उसको मैं एक सब्जेक्ट पूरा करवा चुका था। और टीचिंग मेथड हो या साइकोलॉजी हो, ये वो सब्जेक्ट है जो आपस में एक दूसरे के टॉपिक जुड़े हुए हैं। अब दिक्कत ये है कि यदि शुरू से किसी बैच को पढ़ाया जाए फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बैच को कुछ पढ़ा दिया हो और दूसरे बैच को स्टार्टिंग से पढ़ाना हो, तब बड़ी उलझन वाली स्थिति हो जाती है। क्योंकि या तो एक बैच को कुछ चीज़ों को दोबारा से रिपीट करवाओ, और या फिर एक बैच को छोड़ो। चीज़ों को छोड़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि इम्तिहान का समय है, एक एक प्रश्न जो है वो निर्णायक सिद्ध होता है। और यही कारण था कि उसी दिन शाम को जब आपकी क्लास छूटी थी, उसी समय हम लोगों ने ये निर्णय कर लिया था कि नहीं यार, स्टूडेंट्स का हमारे का नुकसान नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग, आप अपने आप को स्टूडेंट मानते होंगे, कोचिंग वाले भी अपने आप को, आप लोगों को स्टूडेंट मानते होंगे, लेकिन पिछले लगभग 1 महीने में आपने ये करके दिखा दिया कि महज आप स्टूडेंट नहीं हो, आप हमारी इस संस्था के वो जाबाज सिपाही हो कि जहाँ पर भी हमारी ज़रूरत पड़ती है तब आप हमसे आगे आकर खड़े हो जाते हो। और यही कारण है कि आपको बिल्कुल बेसिक जो चीज़ें हैं, बेसिक का मतलब चाहे वो रीट में आ रही हो चाहे आपके थर्ड ग्रेड में आ रही हो, मैं दोनों की जो बेसिक चीज़ें हैं वो बिल्कुल क्लियर करवाता हुआ चलूँगा। और यही कारण है कि आपके बैचेस को अलग करने का निर्णय लिया था। थर्ड ग्रेड के साथ में रीट और रीट के साथ में थर्ड ग्रेड, ये सब चीज़ें क्या है, आपस में जुड़ी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है कि अलग चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें थर्ड ग्रेड में वो रीट में भी है, जो रीट में है वो थर्ड ग्रेड में भी है। अब ये चीज़ अभी आपको समझ में आ जाएगी। तो जो लास्ट क्लास थी हमारी, उसमें मैंने केवल आपको विज्ञान के बारे में बताया था। और विज्ञान में क्या देखा था आप लोगों ने, कुछ परिभाषाएं वगैरह देख ली थी आप लोगों ने। परिभाषाओं को देखने के बाद में आपने निष्कर्ष निकाले थे आप लोगों ने। निष्कर्ष निकालने के बाद में आप बात कर रहे थे कि इसकी प्रकृति होती कैसी है। और प्रकृति में आपने कुछ बातें लिखी थी जो कॉमन है, मैं याद दिला दूं एक बार आप लोगों को। आपने उसमें कहा कि भाई ये क्रियात्मक विषय होती है, प्रयोगात्मक विषय होती है, संज्ञा कम है और क्रिया ज़्यादा है।
आपने कहा था कि भाई ये जो विषय है इसके अपने नियम, अपने सिद्धांत होते हैं। चूंकि ये नियम, ये सिद्धांत बदलते रहते हैं, इसलिए इस विषय को हम सार्वभौमिक नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें परिवर्तन चलते रहते हैं। ये बात आपने कही थी। और लास्ट जब हमारी क्लास छूटी थी उस समय पर हम लोगों ने एक लाइन पढ़ी थी, और वो लाइन आपकी कौन सी थी, जिसमें आप लोगों ने कहा कि ये जो विज्ञान है, ये विज्ञान प्रक्रिया भी है, और प्रक्रिया व उत्पाद जो है ये दोनों है। ये आपने लास्ट जो हमारी लाइन थी, जो लास्ट हमारी क्लास थी, उसमें हम लोग बात कर रहे थे। अब ये जो दोनों शब्द है आपके, चूंकि डायरेक्ट प्रश्न आएगा यहां से, कोई घुमाने फिराने की बात नहीं है, वो डायरेक्टली पूछेगा कि विज्ञान की प्रकृति से संबंधित या विज्ञान की प्रक्रिया से संबंधित कौन सा घटक नहीं है, आपसे ये पूछेगा। या पूछेगा आपसे कि विज्ञान के उत्पाद पक्ष से संबंधित कौन सा तत्व है या कौन सा तत्व नहीं है। तो उस कंडीशन में आप क्या है कि इसके 3 तत्व होते हैं, 7 तत्व इसके होते हैं, ये अपने को याद करने हैं। और ये 7 और 3, 3 और 7 तत्व यदि आपने याद कर लिए तो आपको रीट में भी, और रीट के साथ साथ आपको थर्ड ग्रेड में भी आपको मिनिमम 1 प्रश्न डायरेक्ट मिलेगा आपको। अब उसमें अपने को करना क्या है, केवल ये मानना है कि जो इसकी प्रक्रिया है उसके तत्व कौन से होंगे और उत्पाद के तत्व कौन से होंगे। कल मैंने बताया था लास्ट क्लास में, अभी सबको याद करवा दूंगा क्लास में। तो उससे पहले केवल इतना सा याद रख लेना कि जब आपसे प्रक्रिया की बात होगी तो इतना ध्यान रख लेना कि जो प्रक्रिया है भाई, इसको कहा जाता है गत्यात्मक पक्ष कहा जाता है। और गत्यात्मक का मतलब है परिवर्तनशील। विज्ञान की एक जो पक्ष है वो ऐसा होता है जिसमें परिवर्तन चलते रहते हैं, और एक पक्ष ऐसा होता है जिसमें परिवर्तन नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि जो विज्ञान है उसकी कुछ विशेषताएं ऐसी होती है जो समय के साथ में, स्थितियों के साथ में बदलती रहती है, और एक पक्ष ऐसा होता है जिसमें परिवर्तन नहीं होते हैं। अब आपने जवाब दिया कि सर परिवर्तनशील में क्या क्या आएगा, आप बताइए। तो भाई इसमें केवल 3 नाम आपके आएंगे, और जो 3 नाम है हमारे वो आप क्लास में ही याद करोगे, क्योंकि यहां पहला जो नाम आएगा उसमें आप लोगों ने नाम दिया है वैज्ञानिक मानसिकता। ये आपका पहला तत्व हो जाएगा। आपसे पूछेगा कि सर ये जो विज्ञान की प्रक्रिया से संबंधित पहला जो तत्व है वो कौन सा रहेगा, तो जवाब है वैज्ञानिक मानसिकता। इसको हम कह सकते हैं वैज्ञानिक बुद्धि कह सकते हैं। वैज्ञानिक बुद्धि का मतलब है कि जब आपकी बुद्धि ये स्वीकार कर लेती है कि भाई मैं तो बिना जांच के, बिना परखे हुए, बिना क्रॉस चेक किए हुए मैं किसी को भी ग्रहण नहीं करूंगी, उस बुद्धि को कौन सी बुद्धि कहा है, वैज्ञानिक मानसिकता या वैज्ञानिक बुद्धि कहा आपने। अब इसमें दूसरा जो जवाब है आपका, ये जवाब दिया है आपने वैज्ञानिक अभिवृत्ति। अब देखिए अभिवृत्ति जो शब्द है इसका मतलब होता है नजरिया, इसका मतलब दृष्टिकोण, और इसका मतलब होता है विचारधारा। ये तो वही वाली बात हुई कि साहब एक जो था बिच्छू पानी में डूब रहा था, और जब बिच्छू पानी में डूब रहा था तो भाई वो बेचारा बचने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहा था। मैंने बेचारा इसलिए बोला क्योंकि जो कष्ट में होता है ना वो हर कोई बेचारा ही होता है। वो बाकी बिच्छू की प्रकृति अच्छी नहीं होती, आपको पता है, वो डक मारता ही मारता है। वो चूंकि कष्ट में था, बचने का प्रयास कर रहा था, इसलिए मैंने बेचारा बोल दिया। अब सब दूर बैठा हुआ कछुआ इस पूरे दृश्य को देख रहा था। अब एक छोटे से पेड़ के छोटे सी शाखा में वो बिच्छू अटक जाता है, और अटकने के बाद में वो कछुआ से कह रहा है भाई साहब कैसे आदमी हो, मैं कष्ट में हूं, आप मुझे बचा नहीं रहे हो। कछुआ ज्यादा ध्यान देता नहीं उस तरफ, फिर वो कह रहा है भाई साहब आपके हाथ जोड़ू, प्लीज मुझे बचा लो। कछुआ फिर भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है, फिर बोल रहा है भाई साहब मेरे छोटे छोटे बच्चे बचा लो मेरे को। अब सब इस समय पर जब बच्चों का जिक्र आया तो कछुआ ने बोला कि देख भाई तुझे बचा तो लूंगा मैं, लेकिन तेरा क्या है कि मार्केट खराब है तेरा, मैं तुझे बचा लूंगा, पता चले तू मुझे ही काटने को बैठ गया। तो बिच्छू कह रहा है कि नहीं भाई भला कैसे काट सकता हूं आपको, आप मेरी जान को बचाओगे, मैं आपको कैसे काटूंगा। तो कछुआ बेचारा कन्विंस हो गया कि ठीक ही कह रहा होगा ये। तो कछुआ उसके पास में आता है, और पास में आने के बाद में कहता है कि भाई ठीक है बैठ जा मेरी पीठ के ऊपर, मैं तुझे सुरक्षित जगह पर जाकर छोड़ दूंगा। अब कछुए की पीठ पर बिच्छू सवार हो जाता है,
और कछुआ जो है उसको सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए प्रयास कर रहा है। अब जो बिच्छू है वो पीठ पर बैठा है, अपने आप को छत्रपति शिवाजी से कम भी नहीं समझ रहा है भाई वो, कि साहब मेरे से बड़ा भला कौन हो सकता है। अब सब बैठा बैठा बोर हो गया ना यार, उसे क्या कि दोनों जो डंक थे वो लगा दिए कछुए की गर्दन पर। अब दर्द हुआ तो उसने पूछा, कमीने क्या कर रहा है तू, ये क्यों काटा मेरे को, मैंने तो मना किया ना काटना मत। अब वो क्या कह रहा है, भाई साहब टाइम पास ही नहीं हो रहा था, है ना। बोला क्या करूं, बोला बैठा बैठा आपको काट ही लेता हूं आपको। दोस्त इसको कहते हैं अभिवृत्ति कहते हैं। चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। व्यक्ति बदल सकता है लेकिन व्यक्ति का नजरिया नहीं बदल सकता। रावण को लोगों ने खूब समझाया, नहीं समझा ना भाई। दुर्योधन को बहुत लोगों ने समझाया, नहीं समझा ना। कंस को बहुत लोगों ने समझाया ना, नहीं समझा, क्योंकि उनकी अभिवृत्ति बदलने की नहीं थी। तो वैज्ञानिक शब्द जुड़ गया तो पॉजिटिव हो गया है, वैज्ञानिक नहीं होता तो हो सकता है ये नेगेटिव भी हो सकता था। तो सब ऐसे व्यक्ति में आपने गुण बताया है अभिवृत्ति, और इसके बाद में लास्ट नाम दिया आपने, और वो नाम रहेगा आपका वैज्ञानिक विधि। और विधि का मतलब होता है तरीके। तो जब कोई व्यक्ति वैज्ञानिक रूप से काम करेगा उसे आपने नाम दे दिया है वैज्ञानिक विधि। तो आपसे पूछेगा कि साहब विज्ञान की जो प्रक्रिया है उससे संबंधित तत्व कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? केवल लास्ट वाले 3 शब्द याद रखना, मानसिकता या बुद्धि, अभिवृत्ति, और लास्ट में आ गया है विधि। अब आपने कहा सर ये जो स्थायी पक्ष है इससे संबंधित तत्व कितने होंगे? 7 होते हैं। अब ये 7 कौन से हैं उनका यहां पर भी नाम याद रखना है, और इसको हटाने के बाद में भी आपको नाम याद रखने होंगे। तो आपने कहा सर जल्दी बताइए कौन कौन से है। तो पहला नाम दिया है तथ्य। पहला कौन सा हुआ है? तथ्य होता है। आज हमने कह दिया कि साहब तथ्य कहते किसे हैं, तो हमने कहा कि साहब भारत 1947 में आजाद हुआ, ये तथ्य है। ये H2O जल का एक नेम हो गया है, ये H2O क्या है? तथ्य है आपके लिए। तो पहला जो नाम आएगा वो आएगा तथ्य आएगा। तथ्य के बाद में आएगा अवधारणा, और अवधारणा का मतलब होता है समझ। समझ होता है, इसी समझ को आप लोगों ने कहा है बोध या अवबोध। तो पहला हो गया है तथ्य, दूसरा हो गया है अवधारणा, थर्ड जो नाम आएगा वो रहेगा सामान्यीकरण। और सामान्यीकरण का मतलब होता है अंतर करना, भेद करना, तुलना करना। तो पहला तथ्य हो गया है, दूसरा हो गया है अवधारणा हो गया है, थर्ड हो गया है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण के बाद में आएंगे नियम, नियम के बाद में सिद्धांत, सिद्धांत के बाद में आएंगे वैज्ञानिक सिद्धांत, और लास्ट में आ जाएंगे पद। पद का मतलब 7वां नंबर। दोबारा बोलते हैं एक बार। आपसे पूछेगा कि सब उत्पाद के कितने तत्व होते हैं? 7 होते हैं। पहले मैं बोलूंगा, आप ध्यान से सुनना है, फिर मैं आपसे रिवीजन करवाऊंगा। सबसे पहले आएगा तथ्य, दूसरा अवधारणा, तीसरा सामान्यीकरण, चौथा नियम, पांचवा सिद्धांत, छठा वैज्ञानिक सिद्धांत, और 7वां पद। अब इसको हटाते हैं 1 सेकंड के लिए, और आप मुझे बताइए कि साहब जो विज्ञान है उसकी प्रक्रिया से संबंधित कितने तत्व होते हैं? 3। पहला कौन सा? दूसरा और थर्ड। आपसे पूछे उत्पाद से संबंधित तत्व कितने होते हैं? पहला कौन सा? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां। ये भाई इसके 7 और 3 10। प्रक्रिया में पूछेगा तो केवल 3 नाम आएंगे, और उत्पाद में पूछेगा तो 7 आएंगे। पूछेगा क्या? कौन सा प्रक्रिया का घटक नहीं है या कौन सा उत्पाद का घटक है, बस ये प्रश्न आएगा। तो जो आपने लास्ट जो लाइन लिख रखी थी उसमें हम लिखेंगे, लास्ट लिखा है ना आप लोगों ने, बस 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 बस। तो अब नेक्स्ट लाइन में लिख दीजिएगा, छोटा सा हेडिंग बनाएंगे और उसमें लिखिएगा विज्ञान की प्रकृति से संबंधित या विज्ञान की प्रक्रिया से संबंधित घटक
विज्ञान की प्रक्रिया से संबंधित घटक इंपॉर्टेंट कर देना, क्योंकि प्रश्न जो है ये आपकी दोनों परीक्षाओं में आएगा, रीट में भी आता है, थर्ड ग्रेड में भी आता है। तो यहां पर आपने लिखा है कि साहब विज्ञान की प्रक्रिया से संबंधित निम्न तीन घटक शामिल होते हैं। निम्न तीन घटक शामिल होते हैं, ये हमारा जवाब रहेगा। विज्ञान की प्रक्रिया से संबंधित निम्न तीन घटक शामिल होते हैं। अब तीन कौन कौन से हैं? तो पहला जो नाम है हमने वो नाम दिया है वैज्ञानिक मानसिकता। पहला नाम है वैज्ञानिक मानसिकता। दूसरा नाम रहेगा वैज्ञानिक अभिवृत्ति। और थर्ड हो गया है वैज्ञानिक विधि। तीनों नामों को याद रखना, मानसिकता, अभिवृत्ति, और फिर जो जवाब है आपका हाँ भाई, मदन सर की क्लासेस रेगुलर करवाओ। छुट्टी पर है, दूसरे बैच में लग रही है, सब में लग रही है, आपके में तो क्लास शायद अभी आपकी कंप्लीट चल रही होगी शायद, इसलिए तो कोई एक क्लास कंप्लीट होते ही वो लग जाएगी फिर आपकी, है ना। केवल 2 टॉपिक बचे हैं। चलिए लिख लिया आप लोगों ने, ये आज आपकी जो मांग है इसको पहुंचवा देंगे, आप चिंता नहीं करें। ये लिख दिया भाई आप लोगों ने। लाइन चेंज कर दूं अभी, नेक्स्ट लाइन में आ जाइएगा और उसमें लिखिएगा उत्पाद संबंधी घटक, और उसमें लिखा है आपने विज्ञान के उत्पाद संबंधी घटक उत्पाद संबंधी घटक, और उसमें लिखा है आपने विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत निम्न घटक शामिल होते हैं, यह आपका जवाब है। अब इसमें हमें क्या करना है भाई, उनके नाम लिख देने हैं। तो हमने सबसे पहला जो नाम है वो आपने लिखा है सबसे पहले तथ्य। दूसरा नाम दिया है अवधारणा। थर्ड नाम दिया है सामान्यीकरण। फोर्थ जो नाम है उसमें नाम लिखा है नियम। अगला जो नाम है उसमें नाम लिखा है वैज्ञानिक सिद्धांत। कोई बात नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले वैज्ञानिक सिद्धांत लिख दो फिर सिद्धांत लिख दो, और लास्ट रह गया है आपका पद।
ये हो गई भाई आपकी, दोनों नाम आपने देख लिए हैं। दोनों का मतलब है, एक तरफ आपने ये भी देख लिया है कि सब इसकी जो प्रक्रिया है वो कैसी है, प्रक्रिया में कौन से तत्व होते हैं, उत्पाद में कौन से तत्व होते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान की प्रकृति कैसी होती है और विज्ञान की विशेषताएं कौन कौन सी होती है। अब नेक्स्ट लाइन में केवल नोट करके आप लिखिएगा। अरे बाबा ऐसे ही बोला है मैंने, घबराइए मत, आप जब तक लिखोगे नहीं मैं आगे थोड़ी जाऊंगा फिर मैं। वो तो मैंने कहा है कि नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, नोट करके। और नोट करके क्या लिखेंगे वो देख लेते हैं अभी एक बार। नेक्स्ट लाइन में नोट करके लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में। जी हां, दरअसल में सिद्धांत जो है, सिद्धांत पहली अवस्था होती है, विचार के रूप में आता है, और जब उसी सिद्धांत को आप प्रमाणित कर देते हो, सर्व स्वीकार्य बन जाती है, तब वो क्या बनेगा, आपका वैज्ञानिक सिद्धांत। पहले विचार आता है और विचार के बाद में ही उस विचार की सर्व स्वीकार्यता बढ़ती है। तो पहले आएंगे विचार, और विचार जब प्रमाणित हो जाएगा, जब उसको साइंटिफिकली आप प्रूव कर दोगे, वो क्या बनेगा, वैज्ञानिक सिद्धांत। ये लिखा है कि भाई आप लोगों ने, अब नोट करके लिख दे एक लाइन। चलिए नोट करके लास्ट लाइन लिख दीजिएगा, और नोट करके छोटी सी लाइन आपने लिखी है, कहते हैं साहब विज्ञान का उद्देश्य या विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य बालकों में विज्ञान को समझने विज्ञान को प्रयोग करने की समझ एवं क्षमताओं का विकास करना होता है, जिससे बालक परंपराओं, अंधविश्वास एवं रूढ़िवादिता से मुक्त हो सके, विज्ञान इसलिए पढ़ा रहे हैं, विज्ञान इसलिए सिखाते हैं ताकि बच्चा विज्ञान को समझना स्टार्ट कर दे, उसका प्रयोग कर सके। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को परंपराओं से, अपने आप को रूढ़िवादिता से और अपने आप को अंधविश्वास से दूर कर सके। इसलिए हम विज्ञान को सिखाने पर बल देते हैं। ये एक शब्द आप लोगों ने पढ़ लिया है कि विज्ञान कहते हैं किसे, विज्ञान होती क्या है, ये आपने पढ़ लिया है। अब पूरा जो नाम है आपके वो आपको पता है, आपका सब्जेक्ट जो बनता है उसका नाम होता है विज्ञान शिक्षण। तो जब आपने विज्ञान पढ़ लिया है तो ये वाला जो नाम है ये पढ़ना जरूरी है। इसको आपने नाम दिया है टैक्सोनॉमी। जब आप ब्लूम के साथ इसको पढ़ोगे, और टैक्सोनॉमी का मतलब होता है शिक्षण का वर्गीकरण या शिक्षण का विभाजन। आपके रीट में भी, और रीट के साथ साथ आपका जो मेंस वाला एग्जाम है उसमें भी एक प्रश्न आपके आता है, कहाँ से पूछा जाएगा, तो जवाब रहेगा आपका शिक्षण की वर्गीकरण या शिक्षण की वर्गीकी। किसके द्वारा पूछा जाएगा, तो जवाब रहेगा B.S. ब्लूम के अनुसार। तो नेक्स्ट लाइन में आप हेडिंग बनाएंगे,
और उसमें हेडिंग बनाकर लिखिएगा शिक्षण की अवधारणा। अगली लाइन में हेडिंग रहेगा और उसमें आप बनाएंगे शिक्षण की अवधारणा। शिक्षण की अवधारणा इंपॉर्टेंट मेंशन कर देना। डायरेक्टली बात करोगे तो वर्गीकरण से एक प्रश्न आता है, थोड़ा वाइड करोगे तो कम से कम 2 से 3 प्रश्न बनेंगे। क्यों बनेंगे मैं बताता हूं भी आप लोगों को। ये लिख लिया क्या भाई आप लोगों ने? थोड़ा फास्ट थोड़ी लिखवा रहा हूं, है ना? बता देना थोड़ा फास्ट फास्ट लगे जब, थोड़ा सा। अरे आप तो सारे बोलना स्टार्ट कर दिया भाई। मैंने तो यही पूछा था, मैं थोड़ा फास्ट थोड़ी लिखवा रहा हूं भाई। जब मैं लिखवाता रहूं, जब मैं बोलता रहूं और जब आप लिखते रहो, और लिखते लिखते मान लो आपका अचानक ऐसे लिख रहे हो और ऐसा मन करे, तीनों कंडीशन में, लिखते समय, सुनते समय और इवन जब बोर्ड की तरफ देख रहे हो उस समय पर भी आपका मन करे तो आप धीमी धीमी मुस्कुराहट दे सकते हो। उससे मुझे क्या लगेगा? मुझे ये लगेगा कि हाँ बिल्कुल ठीक हो आप लोग। मैडम आप लोग भी दे सकती हो। देखा बेटा, इसे कहते हैं घुमा के देना। तो लेकिन आप लोग एक काम जरूर करना, जब आपका मुस्कुराने का मन करे तो आप इधर देखकर मुस्कुराना। पता लगे ऐसे नहीं कि आप, मैं इधर लिखवा रहा हूं आप उधर देखकर मुस्कुरा रहे हो। आपने इधर उधर देखकर मुस्कुरा दिया तो हो गई रीट की तैयारी इनकी। ये गरीब यहीं बैठे रहेंगे फिर। ये अच्छा, मतलब एक बात है, हंसते हुए बड़े अच्छे लगते हो, लेकिन आप सारे के सारे अच्छे लगते हो, जोरदार लगते हो। और इसी तरह से हंसते हंसते पढ़ाई करिए, इसी तरह हंसते हंसते तैयारी करिए, इसी तरह हंसते हंसते अपने एग्जाम सेंटर पर जाना और इसी तरह हंसते हंसते अपना पेपर करिएगा। और जब पेपर करो तो देखते हंसना बोला ले, है ना? फिर एक पेज पलटा, उसके बाद फिर हंसना दूसरे की तरफ बोला ले। यदि एग्जामिनेशन हॉल में पेपर को देखकर आप 2-3 बार हंस दिए और हंसते समय अपने पड़ोस में आपने देख लिया, तो आपके पड़ोस में जो बैठा है या बैठी है उसका तो हो गया पेपर। क्योंकि उसको तो यही समझ में नहीं आएगा ये हंस क्यों रहा है ये। ठीक है ना भाई? तो ये एक आर्ट होती है अपने आप को खुश रखने के लिए और अपने आप को बैलेंस में रखने के लिए। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते समय मेरा कंपटीशन की तैयारी करने वाला सबसे ज़्यादा दुखी, सबसे ज़्यादा परेशान और सबसे ज़्यादा कष्टों में रहता है। और यही परेशानी, यही कष्ट, यही दुख और यही एक्सपेक्टेशंस परीक्षा के समय उभर कर बहुत तेज़ी से बाहर आ जाती है। और यही कारण है 150 में से कम, आप चाहे मानना चाहे मत मानना, 10 से 12 प्रश्न वो होते हैं जिनको हम चाहते तो ठीक कर सकते थे या ठीक करते हैं क्योंकि आता है हम पर, उसके बावजूद भी या तो छोड़ के आते हैं या गलत करके आते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो एंग्जाइटी हमारे अंदर है वो एंग्जाइटी बाहर निकल कर आ जाती है। इसलिए मस्त रहिए, बिंदास रहिए। और कौन कौन से टॉपिक आपके यहां से तैयार होंगे, मैंने कहा ना कि 2 से 3 प्रश्न आएंगे। तो आप भी सोच रहे होंगे सर कैसे बनेंगे 2 से 3, आप हमें बताइए। तो भैया ध्यान रखना 2 से 3 इसलिए बनेंगे क्योंकि एक जो प्रश्न आता है यहां से, और लिख के और रख लेना दिमाग में, पूरी क्लास मेरे सामने बैठी है, हंसी मजाक अपनी जगह पर होंगे, बता और देना जो मैं कह रहा हूं कि ये आते हैं या नहीं आते हैं। तो पहला जो प्रश्न है ये तो कई बार पूछा जाता है शिक्षण की अवधारणा से। अब इस अवधारणा में क्या करते हैं आप लोगों से, कई बार तो क्या है कोई परिभाषा वगैरह पूछ लेते हैं। एक परिभाषा सबसे ज्यादा आती है, नाम बताऊंगा तो आप मान जाओगे, मॉरिसन की। और मॉरिसन की वही वाली है, वो कम परिपक्व और ज्यादा परिपक्व वाली।
तो एक तो मॉरिसन की परिभाषा है, ज्यादातर पूछी जाती है। इन केस यदि परिभाषा नहीं पूछी गई तो आप याद रख लेना, ये प्रश्न मोर देन 90% आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, और जिसको हम कहते हैं शिक्षण के सूत्र। क्या ख्याल है आपका? या तो पूछेगा कौन सा नहीं है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है, या तो ये पूछेगा, और या क्या करेगा, आपको सूत्र दे देगा और पूछेगा कि भाई ये वाला जो सूत्र है ये कौन सी विधि का है। जैसे उदाहरण से नियम, विशिष्ट से सामान्य, ऐसा करके दे देगा। तो एक प्रश्न मिलता है परीक्षा में, आपको अच्छे से पता है ये सूत्र वाला। सूत्र के अलावा कई बार एक प्रश्न आता है आपका, और वो आता है आपका शिक्षण के सिद्धांत। अब इसमें क्या करेगा, आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है वाला नहीं पूछेगा कभी भी, वो पूछेगा कौन सा नहीं है। अब उसमें आपको क्या देगा, वो शिक्षक केंद्रितता का सिद्धांत होता है या नहीं होता है? नहीं होता है, क्योंकि सिद्धांत तो कौन सा है, बालक केंद्रितता का सिद्धांत। आपसे पूछ दिया है प्रभुत्ववादी सिद्धांत, अब ये होता है या नहीं होता है? ये तो नहीं होता है। शिक्षण का जो सिद्धांत है या तो होगा लोकतांत्रिक और या होगा बालक केंद्रित। इसका मतलब है आपका सिद्धांत वाला प्रश्न आएगा, और यहां पर जो प्रश्न 100% जो आपका आ रहा है आजकल लगभग हर परीक्षा में, वो रहेगा शिक्षण के चर, और चर के साथ में पूछा जा रहा है इसका उपनाम। अब आपको सभी को मालूम है, रीट में भी देखे होंगे, थर्ड ग्रेड में भी देखे होंगे, सब प्रभुत्ववादी शिक्षण का चर होता है। उसमें लिखा रहेगा पाठ्यक्रम, उसमें लिखा रहेगा शिक्षक, और उसमें लिखा रहेगा विद्यार्थी। शिक्षक होगा। आपको पूछ दिया निम्न में से आश्रित चर का उदाहरण है, तीनों आपको दे रखे होंगे। इसका मतलब हुआ आपका चर और उपनाम वाला प्रश्न एक आता है। और दोस्त इसके बाद में आता है फिर आपका ये वर्गीकरण वाला प्रश्न। ये वो प्रश्न है जो आपकी एग्जाम कभी भी हो, कहीं पर भी हो, ये प्रश्न आपका फिक्स है, क्योंकि ज्ञानात्मक का वर्गीकरण कब, किसने, कितने भागों में किया, भावात्मक का वर्गीकरण कब, किसने, कितने भागों में किया, और क्रियात्मक का वर्गीकरण कब, किसने और कितने भागों में किया। पिछली बार जो प्रश्न आया था थर्ड ग्रेड में, वो आया था एंडरसन वाला, और प्रश्न क्या था कि निम्न में से कौन सा, या डायरेक्टली प्रश्न की बात करूं तो शिक्षण का सबसे नवीनतम वर्गीकरण कब एवं किसके द्वारा किया गया, वो प्रश्न बनता है वर्गीकरण से। और यहां जो अंतिम प्रश्न बनेगा ये बनता है आपकी शिक्षण की समस्या। अब इसमें पूछेगा कि साहब कौन सी समस्या नहीं है, कौन सी शिक्षण की सबसे प्रमुख समस्या है, और कौन सी समस्या के लिए हमारे टीचर उत्तरदायी नहीं है। भाई यहां से सबको मिलाकर बात करूं और आपके 150 प्रश्नों को मिलाकर बात करूं, 150 का मतलब हो गया है तीनों जो है आपकी सब्जेक्ट हो गई है, 2 आपकी लैंग्वेज हो गई है, 1 आपकी मनोविज्ञान में भी हो गई है। इन सबको मिलाकर बात करूं मिनिमम 4 प्रश्न है भाई। यहां से ये 4 प्रश्न है आपके 150 में से, जो केवल कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे, तो जवाब रहेंगे आपके शिक्षण से। तो क्या आप सीखने के लिए तैयार हो? मजा आएगा। जब जहां समझ में नहीं आए आराम से बिंदास होकर पूछना, पूछने पर कोई पाबंदी नहीं है। मैं बार बार कहता हूं क्योंकि आप लिखने के लिए नहीं आए हो, कॉपियां भरने के लिए नहीं आए हो। तो मेरा सबसे पहला जो शब्द है, ये शब्द मैंने लिखा है शिक्षण। मेरी भाई पुरानी थोड़ी सी आदत है, गड़बड़ है, पहले मैं टॉपिक को समझाता हूं, जब आप कह देते हो कि समझ में आ गया है, देखो दोस्त मैं उसी के बाद कॉपी में लिखवाता हूं। मैं यदि समझ में नहीं आया तो भाई मैं कॉपी में लिखवाता नहीं हूं मैं। अब चाहे उसमें 1 मिनट लगे चाहे 10 मिनट लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। अब आप बताओ ये तैयारी करने का तरीका ठीक है या गलत है? समझ में आया नहीं आया वो आप बताओगे कि सर नहीं आया, दोबारा बताऊंगा ना यार मैं। आप कहोगे सर नहीं आया, मैं तीसरी बार बताऊंगा ना फिर, और नहीं आएगा तब तक बताता रहूंगा, क्योंकि आप सीखने के लिए आए हो यहां से। तो अब मुझसे कहा किसी ने कि सर शिक्षण किसे कहते हैं ये बताइए। तो दोस्त हमारे यहां पर बड़ा अजीबो गरीब तरीका है। कुछ लोग कहते हैं कि सर शिक्षण कहते हैं पढ़ाना या पढ़ाने को कहते हैं, ऐसा कहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं
जो कहते हैं सब सिखाने को कहते हैं। सर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, चालाक होते थोड़ा सा, वो क्या करते हैं कि इंग्लिश का नाम भी ले देते हैं कि सर टीचिंग को कहते हैं। मतलब शिक्षण का मतलब पढ़ाना, शिक्षण का मतलब सिखाना, और शिक्षण का मतलब होता है टीचिंग को कहते हैं। लेकिन साहब ये केवल आपके सिमिलर वर्ड्स है, ये समानार्थी शब्द है, ये अभी अर्थ मालूम नहीं चला कि शिक्षण कहते किसे है। तो बस इतना ध्यान रख लेना कि शिक्षण एक कार्य होता है, ऐसा कार्य जिसको फिलहाल मैं कर रहा हूं और नौकरी लगने के बाद में आप करोगे। तो हमसे पूछा जाए कि शिक्षण किसे कहते हैं, तो हमारे यहां कहते हैं सर कार्य को कहते हैं। और आप सबको अच्छे से पता है कार्य को काज भी कहा जाता है। काज कहते हैं ना, हनुमान जी को जब कहते तो कहते ना मेरा काज सुधार दो आप, है ना। भगवान को भी कहते, यही कहते ना हमारा काज सुधार दीजिए। तो हम कहते हैं शिक्षण एक कार्य का नाम है। कार्य को आपको अच्छे से पता है, हमारे यहां क्रिया भी कहा जाता है। तो पूछोगे शिक्षण किसे कहते हैं, तो हमने जवाब दे दिया है क्रिया को कहा जाता है। अब आप पूछोगे सर कौन सी क्रिया होती है, तो भाई ऐसी क्रिया है, ऐसा कार्य है जिसको करने के लिए कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है। 2 लोगों के बिना शिक्षण करवाया ही नहीं जा सकता, 2 लोग होने जरूरी है। अब आपको अच्छे से पता है कि वो कार्य जो 2 लोगों के बीच में होता है दोस्त, उसी को कहते हैं अंत्यक्रिया। क्या कहते हैं? अंत्यक्रिया। और अंत्यक्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है मध्य में होने वाला कार्य। कहां होने वाला? मध्य में होने वाला कार्य, उसको कहा जाता है अंत्यक्रिया। अब आपके मन में प्रश्न आएगा सर ये किसके मध्य में हो रहा है, तो भैया ध्यान रखना ये 2 के मध्य में होता है। एक होता है शिक्षक और दूसरा कौन सा होता है भाई? शिक्षार्थी। अब आप मुझे बताइए, समझने का काम हो गया हमारा। कैसे हुआ? शिक्षण एक अंत्यक्रिया है जो शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य में होती है। ये एक लाइन जवाब क्लियर हो गया आपका। अब आप ये कहोगे कि सर शिक्षण कराते क्यों है, सर क्या कारण है कि हमारे यहाँ शिक्षण कराया जाता है? तो इतना ध्यान रख लेना कि साहब शिक्षा एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आपको पता है, पढ़ रखे हो, आजकल तो हमारे पास जब से अभिमन्यु का उदाहरण आने लगा है तब तो हम ये कह देते हैं साहब जन्म के पूर्व से लेकर जीवन पर्यंत व्यक्ति सीखने का काम करता है। अब मान लेते अभिमन्यु को नहीं भी मानो आप, तो ये तो कह ही सकते हो कि जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक व्यक्ति सीखने का काम करता है। अब आपको अच्छे से पता है कि साहब जो सीखने का काम है इसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। शिक्षक क्यों दे रहे हैं? उद्देश्य है इसका। शिक्षक क्यों ले रहे हैं? उद्देश्य है इसका। यही कारण एक सेंटेंस यहां पर चलता है कि शिक्षा सतत चलने वाली उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। इसके उद्देश्यों की अधिकतम प्राप्ति के लिए शिक्षण का कार्य करवाया जाता है। शिक्षण क्यों करवाते हैं? ताकि शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। अब शिक्षण के द्वारा हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। और शिक्षण किसे कहते हैं? अंत्यक्रिया को कहते हैं। किसके बीच में होता है? केवल दोनों के बीच में होता है। और यही कारण है दोस्त, जितने मेरे गुरुजी क्लास में बैठे हैं, पहले हमारे यहाँ पर लिखित सामग्रियां हुआ नहीं करती थी। यही कारण है, पहले टीचर यानी कि गुरुजी आते थे और शिष्य यानी बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करते। वो आते, अपनी व्याख्यान देते, बच्चा व्याख्यान को ग्रहण करता और आपको अच्छे से पता है उस व्याख्यान को ग्रहण करने के बाद में बच्चा बार बार उसका अभ्यास करता। यही कारण है पहले सिखाने और सीखने के लिए केवल 2 ही लोग हुआ करते थे, एक सिखाने वाला और एक सीखने वाला। इसलिए दोस्त एक व्यक्ति का नाम आ गया है, सब जानते हो आप, और इसका नाम है एडम्स। क्या नाम था भाई? एडम्स। और एडम्स ने शिक्षण को नाम दे दिया था कैसी प्रक्रिया भाई? तो आपने जवाब दे दिया है द्विमुखी प्रक्रिया। अब भैया जितने भी क्लास में बैठे हो, मैं साइड में हो जाता हूं और अब सारी तस्वीर आपके सामने है। कोई पूछे आपसे कि शिक्षण किसे कहते हैं, तो अब आपका किसे कहते हैं वो जाने दो,
हमने शिक्षा को, शिक्षण को, शब्द को ही हटा दिया और हमने केवल इतना सा कहा कि भैया शिक्षा एक सतत चलने वाली पूर्ण प्रक्रिया है जिसके उद्देश्यों की अधिकतम प्राप्ति के लिए शिक्षण कार्य कराया जाता है। ये बोल दिया। अब उसी लाइन को आगे लेकर चलेंगे। शिक्षण एक अंतःक्रिया है जो शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य में होती है, इसलिए एडम्स ने शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया कहा है। कई बार एग्जाम में प्रश्न आया है कि सब शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया कहा है एडम्स ने। शिक्षण एक है तो जवाब क्या रहेगा? अंतःक्रिया। अंतःक्रिया किसके बीच में होती है? शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच में। क्या ये बातें आपको क्लियर हुई या नहीं हुई भाई? लिख सकते हैं अभी? वेरी गुड। नेक्स्ट लाइन में हेडिंग करके लिखेंगे शिक्षण की अवधारणा। शिक्षण की अवधारणा शिक्षण की अवधारणा शिक्षण की अवधारणा और उसमें लिखिएगा, इसमें हमने लिखना है साहब, शिक्षा एक सतत चलने वाली उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसके उद्देश्यों की अधिकतम प्राप्ति के लिए शिक्षण कार्य कराए जाते हैं। शिक्षण कार्य कराए जाते हैं। नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा है शिक्षण एक कौशल है भाई। शिक्षण है या नहीं है? कौशल है भाई। आप बताइए मेरे को, कौशल नहीं होता है ना? थोड़ा सा मजे में पढ़ेंगे, तनाव में रहना क्लास में बिल्कुल भी। टैटू मत दबाना। अब इसका दवाई दिया आखिर। पूछ लेते एक बार, इस रूट की सारी लाइनें फ्री है। भाई बिजी क्यों बोले यार? क्या ख्याल है आपका? है ना? ऐसे मनोबल तोड़ देते हैं सामने वाले का। वो कम से कम मोटिवेटेड रहना चाहिए फिर। अरे मैडम, हमने कुछ कहा? आप ऐसी बात क्यों करते हो? किसी का भी फोन आए, घर से आए, एक मैसेज छोड़ दो। फोन को दबाने से बेहतर होता है मैसेज लिखकर छोड़ दो, क्लास में हूं, फ्री होते ही फोन कर लूंगी। तो उसे क्या रहता है, चिंता नहीं होती ना भाई। वाह वाह, क्या बात है। तो आपके हालचाल कैसे हैं आप लोगों के? इश्क करते हो तो आदाबे वफा भी सीखिए, है ना? मैंने कितना क्या कहा केवल कि इश्क करते हो तो आदाबे वफा भी सीखिए। ये चंद दिनों की बेकरारी मोहब्बत नहीं होती है। तो आपका जो एग्जाम है वो पास होने तो पक्का प्रॉमिस करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। जयपुर से ही पदयात्रा करेंगे महाराज की एक बार, है ना? आसमान को फाड़ कर रख देंगे एक बार। उसको भी लगेगा कि एक बार भक्त तो बहुत देखे लेकिन ऐसे भक्त नहीं देखे। क्या बात है।
मजा आ गया है। अब बात यहां से स्टार्ट हुई कि कौशल क्यों था ये, है ना भाई, कौशल क्यों था। अब आप चाहे मानो चाहे मत मानो, ये बात सत्य है कि एक ऐसा जमाना आपने देखा है जब बच्चे अपना घर छोड़कर, आज भी है वो, तो आप लोग भी हो, बच्चा अपना घर छोड़ के अपनी सुख सुविधाएं छोड़कर गुरु के पास जाता था जंगलों में रहने के लिए, और लगभग अपने जीवन के 10-15 साल वो वहां पर गुजार कर आता था। इसका मतलब हुआ कि हमारे उन गुरुओं में कुछ तो बात रही होगी, वरना यूं कोई घर छोड़कर नहीं जाता। तो कौशल तो है भाई ये। और एक कदम आगे चले यदि, तो आप मुझे बताइए, ये फैक्ट है ये बात, ये आप बताइए भला ऐसा क्या था कि एकलव्य से मांगने पर उस बच्चे ने हंसते हंसते अपना वो अंगूठा दे दिया जो शायद उसे विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धारी बना सकता था, शायद अर्जुन का नामो निशान भी नहीं होता। इसका मतलब है शिक्षण कौशल तो है, क्योंकि इसी कौशल के आधार पर एक सीखने वाला अपने सिखाने वाले की हर छोटी और बड़ी बात मानने को तैयार रहता है। तो हमने क्या नाम दिया है, शिक्षण एक कौशल है। इसी में आपने लिखा है जिसके आधार पर, जिसके आधार पर वह बालक की क्षमताओं, या डायरेक्टली लिख देना, बालक की क्षमताओं के निर्माण के लिए प्रयास करता है, प्रयास करता है। शिक्षण एक कौशल है जिसके आधार पर वह बालक की क्षमताओं के निर्माण के लिए प्रयास करता है। नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे, और उसमें हम लोगों ने लिखा है शिक्षण वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक अंतःक्रिया है, एक अंतःक्रिया है जो शिक्षक एवं शिक्षार्थी, जो शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य में होती है, शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य में होती है। इसलिए एडम्स ने शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया, एडम्स ने शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया कहा। द्विमुखी प्रक्रिया कहा है। देखा जाए तो आपने जवाब दिया शिक्षण एक कौशल होता है। दूसरा जवाब दिया है अंतःक्रिया होती है, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में होती है, इसलिए आपने इसको नाम दे दिया है द्विमुखी प्रक्रिया। द्विमुखी इसलिए क्योंकि पहले शिक्षण कराने के लिए केवल दो ही तत्वों की आवश्यकता होती थी, एक टीचर और एक स्टूडेंट। ये आपका कारण था। समय थोड़ा सा बदला, और जब समय आगे बदला तो एक व्यक्ति हमारे सामने आया, और उस व्यक्ति को नाम दिया था जॉन डीवी। जॉन डीवी
अमेरिका का रहने वाला एक प्रसिद्ध दार्शनिक है, मनोवैज्ञानिक नहीं है। प्रश्न पूछा हुआ है जॉन डीवी के बारे में कि निम्न में से कौन सा मूलतः एक मनोवैज्ञानिक नहीं है, तो उनमें आंसर क्या दे रखा था? जॉन डीवी, क्योंकि बाकी सारे मनोवैज्ञानिक दे रखे थे। तो जॉन डीवी कौन है? एक दार्शनिक है। क्या डिफरेंस होता है दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक में? दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक के बीच में क्या डिफरेंस होता है भाई? दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक के बीच में क्या डिफरेंस होता है? एक दार्शनिक को आप किस आधार पर आप मनोवैज्ञानिक से अलग करोगे? क्या जवाब रहेगा इसका? ज्यादा सोचिए मत, कोई दिक्कत नहीं है। जवाब आता है ठीक है, नहीं आता क्या फर्क पड़ता है? अपन आए सीखने के लिए ना यहां पर, तो कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता कि आता है नहीं आता है। फर्क इससे पड़ेगा कि इस क्लास से जाने के बाद में आपको कितना आता है, उससे फर्क पड़ेगा भाई। इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्लास में आने के समय आपको कितना आता है। दार्शनिक केवल दर्शन देता है, घबराइएगा नहीं। दर्शन कहते हैं विचार को कहते हैं। रिपीट कर रहा हूं, इसलिए मैंने आसान बनाने के लिए सेंटेंस बोल दिया। दार्शनिक केवल क्या करता है? दर्शन देता है, और दर्शन का मतलब होता है विचार। दार्शनिक केवल विचार देता है, मनोवैज्ञानिक दर्शन तो देता है लेकिन उस दर्शन को प्रमाणित भी करता है। अब आपने कहा सर कैसे? उदाहरण देकर बताइए। तो जब हम बात करते हैं जॉन डीवी की, तो ये कह रहा है कि हमें अनुभवों पर बल देना चाहिए, इसने तो कह दिया। अब ये नहीं बता रहा है अनुभव मिलेंगे कहां से। लेकिन सेम बात को यदि बात करें तो वहां पर कह रहा है बहुत सारे विद्वान हैं मनोविज्ञान के, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनके नाम से आप अमूमन परिचित नहीं हो। तो उनमें से एक व्यक्ति ने कहा है कि साहब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को सीखना कहते हैं। क्या कहा है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को सीखना कहते हैं। एक कह रहा है कि भाई सीखने के लिए अनुभव जरूरी है, और दूसरा कह रहा है कि भाई सीखना कहते हैं व्यवहार के स्थायी परिवर्तन को। अब उसने ये नहीं कहा पहले वाले ने अनुभव कहां से मिलेंगे, ये नहीं बताया उसने। लेकिन जो ये कह रहा है कि सीखने का मतलब है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, उसने बताया कि स्थायी परिवर्तन आते हैं अभ्यास एवं अनुभव के कारण। अभ्यास एवं अनुभव के कारण। तो आप कहोगे कि सर अनुभव वाला तो हो गया जॉन डीवी, अब सर ये कौन है जो कह रहा है कि साहब सीखने के लिए व्यवहार में स्थायी परिवर्तन जरूरी है, और स्थायी परिवर्तन आएंगे अभ्यास से और अनुभव से? ये किसने कहा? किसने कहा? अब थोड़ा सा क्या है कि पढ़ाई का दूसरा लेवल आ गया है, गंभीरता वाला। अब गंभीरता लेवल की एक पहचान होती है, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो प्यार से सुनेंगे। फिर 4 व्यक्तियों ने सबसे पहले कहा था, चारों मनोवैज्ञानिक है। एक का नाम है मॉर्गन, दूसरे का नाम है किंग, तीसरे का नाम है विज, और चौथे का नाम है स्कॉपलर। मॉर्गन, किंग, विज, स्कॉपलर। अरे चारों है, चारों है। भला हो ऑब्जेक्टिव परीक्षा उतारा है ना। आप तो चारों में भी ऑप्शन ढूंढ रहे थे कौन सा सही है। चारों ने कहा था सबसे पहले। चारों के नाम क्या थे? चारों के नाम मैं लिख देता हूं एक बार। ये चारों एक साथ आते हैं। ये चारों एक साथ आते हैं। ये सबसे पहले इन्होंने कहा कि सीखना कहते हैं व्यवहार के स्थायी परिवर्तन को, और ये स्थायी परिवर्तन किससे आएंगे? अभ्यास एवं अनुभव से। दोस्त यही कारण है इनकी जो पहली परिभाषा थी मनोविज्ञान की, जिसमें अधिगम को परिभाषित किया, वो क्लियर कह रहे हैं कि अभ्यास एवं अनुभूति के कारण व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही सीखना है। तो अब आपने क्या देखा कि जो दार्शनिक होता है
वो केवल विचार देता है, उस विचार की सत्यता को साबित नहीं करता है। लेकिन मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, दर्शन भी देते हैं और उसको सत्य भी साबित करते हैं। थॉर्नडाइक ने कहा था कि सीखने में बंध का होना जरूरी है, संबंध का होना जरूरी है। बाकायदा उसने बताया अपनी SR थ्योरी के माध्यम से। पैवलोव ने कहा है सीखने के लिए अनुबंधन का होना जरूरी है, और बाकायदा उसने कुत्ते पर प्रयोग के माध्यम से बताया कि अनुबंधन होता कैसे है। आप सबको पता है कि सीखने में पुनर्वलन का बड़ा विशेष महत्व होता है, और इस बात को स्किनर ने साबित किया है। आपको अच्छे से मालूम है कि साहब सीखने में समीपता का बड़ा योगदान होता है, और किसने किया, गुथरी ने। इसका मतलब है जो दार्शनिक होते हैं केवल विचार देते हैं, और जो मनोवैज्ञानिक है वो अपने विचार को सही साबित करते हैं। तो अब आपने जवाब दिया कि सर क्या बात थी, एडम्स वाली बात हो गई है। दूसरा जवाब आपका क्या था, सेकंड जो नाम आएगा उसमें आप लिखिएगा जॉन डीवी के अनुसार। केवल इतना लिख देना, जॉन डीवी। हाँ, जॉन डीवी, बीवी नहीं है भाई, जॉन डीवी के अनुसार सब्र तो कर ए मंजिल के मुसाफिर। आप सारे मंजिल के मुसाफिर हो अभी, तो केवल इतना कहा कि सब्र तो कर ए मंजिल के मुसाफिर, शादी भी होगी और बीवी भी मिलेगी। और अभी तो लास्ट में और मिलने का मजा भी आएगा। ऐसा क्यों यार, इतनी जल्दी हथियार डाल दिए हैं? मैं क्लास में पढ़ा रहा था आज, तो मैंने कहा कि भाई वैसे तो हर किसी के अपने अपने उद्देश्य होते हैं, और हो सकता है कि क्लास में कुछ लोगों का उद्देश्य होगा नौकरी लगना, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी का प्राइमरी उद्देश्य नौकरी लगना हो। तो एक कह रहा है पूरी क्लास, सर सही कहा आपने। अब मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई ऐसा भक्तगण भी क्लास में खड़ा हो सकता है। तो मैं कहा ऐसा क्यों, कह रहा सर मैं तो आया ही इसलिए ताकि शादी हो जाए। मैं कहा यार इसका क्या मतलब है, बोला गुरुजी मैं तो पढ़ाई छोड़ चुका था, जबरदस्ती घर वालों ने BSTC करवाई, और करवा के बोला रवाना करवा दिया, बोला बावड़े इस बहाने से तेरी शादी तो हो जाएगी। तो मैं कहा तू क्यों आया यहाँ पर, बोला शादी के लिए। तो देखो भाई इतना जल्दी अभी हिम्मत मत हारिए। ये व्यक्ति कह रहा है कि शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, और इसके 3 जो तत्व होते हैं वो बाकायदा इसने बता दिया। पहला होता है शिक्षक होता है, दूसरा होता है शिक्षार्थी होता है, और तीसरा होता है, वेरी गुड, तो जल्दी से लिखिएगा। और उसने लिखिएगा जॉन डीवी के अनुसार इसमें लिखा है, और उसमें आपने लिखा है डीवी ने शिक्षण को एक त्रिमुखी प्रक्रिया, त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है। उसके अनुसार शिक्षण के 3 तत्व निम्न है। अब आपने कहा सर कौन कौन से है, तो पहला जो नाम है वो कौन था भाई, वेरी गुड, शिक्षक हो गया है। दूसरा कौन सा हो गया भाई, वेरी गुड, ये हो गया शिक्षार्थी। और थर्ड कौन सा हो गया है, पाठ्यक्रम नहीं आएगा भाई, कौन आएगा, समाज। अब आप में से कईयों के मन में चल रहा होगा दिमाग में कि गुरुजी ये कहां से बीमारी आ गई, नहीं तो उसका कारण है दोस्त, इस शख्स ने ये कहा है कि शिक्षण समाज के बिना संभव नहीं है।
शिक्षण का कार्य, सिखाने का कार्य, सीखने का कार्य समाज में ही संभव है, इसलिए इन्होंने क्या नाम जोड़ दिया है? समाज। और यही कारण है साहब, इन्होंने क्लियर कह दिया है कि समाज एक लघु पाठशाला होती है। क्या कहा है? समाज एक लघु पाठशाला होती है। देखो भाई, मानो चाहे मत मानो, कहते हैं कि साहब बच्चे के पहले जो टीचर है उसकी माँ और उसके पिता होते हैं। केवल पिता मत कहिए, केवल माँ मत कहिए, दोनों ही जरूरी होते हैं। माँ और पिता उसके प्रथम शिक्षक होते हैं, और तीसरी शिक्षक होती है उसकी नेचर। क्या होती है? नेचर। और नेचर का मतलब होता है प्रकृति। केबीएस में एग्जाम में प्रश्न आ रखा है, वहां मानी दे रखा था और वहां लिखा था कि बालक की प्रथम शिक्षिका होती है, तो वहां नाम आंसर माना था नेचर। और नेचर का मतलब होता है प्रकृति। कारण एक बच्चे को पहला टास्क मां से पहले नेचर सिखाती है, प्रकृति सिखाती है। रिपीट कर रहा हूं, एक बच्चे को जिंदगी का पहला टास्क, पहला सबक मां से पहले कौन सिखाती है? प्रकृति सिखाती है। जब बच्चे का जन्म होता है दोस्त, बच्चा सबसे पहले हॉस्पिटल वाली मम्मी की गोद में आता है, ठीक है? उसके बाद में वो उसको निला दिलाकर वो बाहर आती है, और वहां पूरा कुणबा खड़ा होता है भाई, है ना? उनमें सबसे हाईएस्ट हाई प्रोफाइल 2 मेंबर होते हैं। पूरी दुनिया बदल गई है, वो नहीं बदले अभी तक। एक है बुआ जी, एक है फूफा जी। आप बता दो, सब रिश्तेदार बदल गए हैं भाई, है ना? पिताजी पापा, मम्मी मॉम, दादाजी दद्दू, है ना? बदले नहीं बदले? भाई ब्रो बन गया, सिस्टर सिस बन गई है। एकमात्र हे देवताओं, आप भी बदल गए। मैं तो मना कर रहा, मैं कहा आप तो मत बदलो, कम से कम आप भी बदल गए। फूफा जी अकेला है जो पूरी विरासत को समझकर संभाल कर खड़ा हुआ है। मुझे बताओ, कोई फूफा जी का कोई शॉर्ट नेम आया क्या आज तक? सबके आ गए भाई, अगले आदमी का नहीं आया, कोई नहीं आया है। अब आप जबरदस्ती निकालो वो अलग बात है, लेकिन वो एक अकेला आदमी है जो पूरी कल्चर को संभाल कर बैठा हुआ है। तो अब जो है बच्चा घर के जो रिश्तेदार है उन सब की गोद में आ चुका है। सबसे लास्ट में जब सब फ्री हो जाते हैं तब बच्चा जाता है अपनी माँ के पास। इसका मतलब है कि बच्चा माँ से पहले तो बहुत सारे लोगों के संपर्क में आया है, और यही कारण है माँ बच्चे के जन्म के बाद में तुरंत नहीं बोलती कि बेटा तुझे दूध का कर्ज चुकाना है। बोलती है क्या? सेम टाइम तो नहीं बोलती है यार, बोलती होगी बाद में बोलती होगी, सेम टाइम तो नहीं बोलती। इसलिए एक बच्चा सबसे पहला टास्क प्रकृति से सीखता है। क्या आप बता सकते हो प्रकृति सबसे पहला टास्क क्या सिखाती है उसको? या एक बच्चा एक प्रकृति से, नेचर से सबसे पहले कौन सा सबक सीखता है? खाए का रोना। हाँ, एक बच्चा सबसे पहला टास्क जो नेचर से सीखता है वो रहता है, आवश्यकता तो बच्चे के जन्म के पहले भी बच्चे में होती है भाई। जब बच्चे का पेट भरा होता है ना, वो माँ के गर्भ में कोई मूवमेंट नहीं करता है, और जैसे ही बच्चे को भूख लगती है किक बॉक्सिंग स्टार्ट, है ना? और ये बॉक्सिंग कभी यहां कभी यहां कभी यहां कभी यहां, माँ के बॉक्सिंग चलती है। कब? जब बच्चा भूखा होता है। यही कारण है, कभी सोचा हो आप लोगों ने, यही कारण है जब प्रेगनेंसी पीरियड होता है उसमें डॉक्टर माँ को एक ही बात बोलता है, कंटिन्यूस खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए। क्यों? अब ठूस के खाकर बैठ जाओगे तो बच्चा भी ठूस के बैठ जाएगा ना फिर। रियली बोल रहा हूं। माँ, अरे रुको रुको, यदि माँ ठूस ठूस के खा लेगी, बच्चा भी ठूस ठूस के खा लेगा।
और जब बच्चे का पूरा पेट लोडेड हो जाएगा, बच्चा मूवमेंट क्यों करेगा? और दोस्त, बच्चा जब मूवमेंट नहीं करेगा तो बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं चलेगा। तो डॉक्टर पहला ही एडवाइस देता, कम कम खाओ लेकिन रेगुलर खाइए। क्यों? माँ जो भी खाती है उसका लगभग 50 से 60% खाना तुरंत बच्चा खाता है भाई, बच्चे के पेट में जाता है। इसलिए दोस्त, आपने जवाब दिया कि बच्चा पहला जो टास्क है वो नेचर से क्या सीखता है? समायोजन। सबसे पहला टास्क क्या? समायोजन। अब आपने कहा सर समायोजन कैसे सीखेगा? बड़ा आसान है मेरे दोस्त। जब बच्चे का जन्म नहीं होता है, बच्चा मां के गर्भ में होता है, बच्चे की स्ट्रक्चर ये होती है भाई। बच्चा अपने लाइफ का मैक्सिमम समय मां के गर्भाशय में इस रूप में गुजारता है। उसकी गर्दन आगे की तरफ झुकी होती है, उसके ये जो पैर होते हैं ये इसकी टमी पर लगे होते हैं और उसके हाथ भी इस तरह से होते हैं। और यही कारण है जब बच्चे का जन्म होता है, आपने देखा होगा उसके हाथ जो है वो ऐसे होते हैं और उसके जो पैर है वो पैर फोल्ड होते हैं। और यही कारण है, आप उसको मर्जी आए जैसा सुला दीजिए, वो कुछ सेकंड के बाद में या तो इधर गुड़क जाएगा और या इधर गुड़क जाएगा। और हल्की सी एक आवाज आती है, बहुत छोटी आवाज आती है, हल्की सी आवाज पर ही बच्चा तुरंत जाग जाएगा, चाहे कितना भी गहरा सो रहा हो, क्योंकि अभी तक उसने समायोजन नहीं सीखा है। और कुछ समय के बाद में आप चाहे बच्चे के आसपास नंगाड़े बजाते रहो, वो फिर नहीं जगने वाला, क्योंकि तब तक वो वातावरण के साथ में समायोजन कर चुका होता है। तो बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है? समायोजन। कहां से सीखेगा? तो जवाब है वातावरण से। तो आपने जवाब दिया कि सर ये 3 तत्व होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और समाज। अब इसमें ध्यान रखिएगा, चूंकि डीवी का मानना है कि बच्चा केवल पाठ्यक्रम से नहीं सीखता है, पूरे समाज से सीखता है, इसलिए इसकी विचारधारा को शिक्षण की व्यापक अवधारणा माना जाता है। तो नेक्स्ट लाइन में आप नोट करके लिखिएगा, और नोट करके आपने एक लाइन लिखी है, डीवी की इस विचारधारा को, डीवी की इस विचारधारा को शिक्षण की व्यापक विचारधारा, व्यापक विचारधारा कहते हैं। तो कहते हैं भाई डीवी की इस विचारधारा को, शिक्षण की कौन सी विचारधारा? व्यापक विचारधारा। आया हुआ एग्जाम में कि सब शिक्षण संबंधी व्यापक विचारधारा कौन से विद्वान ने प्रस्तुत की? तो आपका जवाब क्या रहेगा? जॉन डीवी। क्यों भाई? वो कहता है कि सीखने का जो काम है ये पूरे समाज में होता है। परिवार एक समाज होता है, आस पड़ोस एक समाज होता है, और देश भी अपने आप में एक समाज ही होता है। और इसका मतलब है कि बच्चा केवल स्कूल से सीखता है, ये जवाब सही नहीं है। बच्चा हर जगह से औपचारिक और अनौपचारिक रूप से सीखता है। थर्ड लिखिएगा, मतलब ये हो गया जॉन डीवी। इससे आगे वाला लिखिएगा B.S. ब्लूम के अनुसार। अगला जवाब रहेगा B.S. ब्लूम के अनुसार। B.S. ब्लूम के अनुसार, B.S. ब्लूम के अनुसार अच्छा व्यक्ति है, पेपर में नाम मिलता है इसका, टेक्सोनॉमी इसी ने दी है, वर्गीकरण इसी ने दिया है, तो परीक्षा में तो आने वाला नाम है ये। तो आप कहोगे सर इसने क्या किया? ये भी कह रहा है कि शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षण कराने के लिए 3 तत्वों का होना जरूरी है। पहले को नाम दिया है शिक्षक, दूसरे को नाम दिया है शिक्षार्थी, और थर्ड को नाम दिया है, तो क्या नाम दिया है? पाठ्यक्रम। चूंकि ये कहता है कि सीखने के लिए पाठ्यक्रम का होना जरूरी है, और यही कारण है इसके विचारों को
शिक्षण के संकुचित या सीमित विचार भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट लाइन में आप लिखिएगा, और उसमें हम लोगों ने लिखा है, और उसमें हमने लिखा है ब्लूम के अनुसार, ब्लूम के अनुसार, ब्लूम के अनुसार शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, त्रिमुखी प्रक्रिया है, जिसके तीन तत्व, जिसके तीन तत्व निम्न है। अब आपका जवाब है सर कौन कौन से है? तो पहला हो गया है शिक्षक, दूसरा जवाब है शिक्षार्थी, और थर्ड हो गया है पाठ्यक्रम, थर्ड हो गया है पाठ्यक्रम। नेक्स्ट लाइन में हम पहले की तरह नोट लिखेंगे, और नोट में हमने केवल इतना सा लिखा है, ब्लूम की इस अवधारणा को, ब्लूम की इस अवधारणा को शिक्षण की सीमित या संकुचित अवधारणा कहते हैं। तो आप सीमित कहोगे तो भी चलेगा, संकुचित कहोगे तो भी तरीका आपका सही है। ये भाई इसके तीन जो थे विचार थे, पहला था एडम्स वाला, दूसरा था जॉन डीवी वाला, और थर्ड हो गया है आपका B.S. ब्लूम का। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट लाइन में एक हेडिंग बनाएंगे इसको लिखने के बाद में, और हेडिंग में हम क्या लिखेंगे, आप लिखिएगा शिक्षण के चर एवं उपनाम। बड़े मुस्कुरा रहे हो, कुछ तो बात है जिसे छिपा रहे हो। बता देते ना यार, तो इसलिए हंस रहे थे ये। अरे यार, तो आप दोबारा हंस के दिखाओ एक बार, इतनी छोटी बात पर। मुझे तो थोड़ा डाउट हो गया, नीचे देखकर हंस रहा था यार ये। पता नहीं ऐसे नीचे क्या रखा हुआ है भाई, चले कोई बात नहीं। एक पेड़ होता है, और मैं वो अर्थ बता रहा हूं जो जेन्युइन है, जो एक्चुअल जो अर्थ है। कुछ जगह पर इसका अर्थ उल्टा लिखा हुआ है, तो मैं जो है वो बता रहा हूं। एक पेड़ होता है और उस पेड़ की बहुत सारी शाखाएं होती है। तो यहां पर जो पेड़ है वो है पाठ्यचर्या, और उसकी शाखाएं हैं पाठ्यक्रम। दोबारा बोल रहा हूं, एक पेड़ होता है, उस पेड़ की बहुत सारी शाखाएं होती है। पेड़ को कहा है पाठ्यचर्या, और शाखाओं को कहा गया है पाठ्यक्रम। इसका मतलब है दोस्त कि जो शिक्षा है वो ही पाठ्यचर्या है, और जो हम क्लास वाइज पढ़ रहे हैं वो कहलाता है आपका पाठ्यक्रम। इसका मतलब हुआ पाठ्यचर्या का एक भाग है आपका पाठ्यक्रम होता है। तो जो व्यापक रूप में देखोगे पाठ्यचर्या, और उसके सीमित लघु रूप में देखोगे तो क्या बनेगा आपका पाठ्यक्रम। तो आपने जो नेक्स्ट जो हेडिंग बोली मैंने, वो आपको लिखनी है, और हेडिंग जो नेक्स्ट लिखोगे उसमें लिखोगे आप शिक्षण के चर एवं उपनाम
ये आपने लिखा है, अभी तक का रिकॉर्ड है ये, चाहे आप रीट का देख लेना। आप पूछ रहे हो या बता रहे हो? आप पूछो, क्या पूछ रहे थे? क्या ये कहना उचित रहेगा? फिर तो वो बात झूठी हो जाएगी। कौन सी वाली? वो वाली। कुछ याद आया? फिर वो वाली बात झूठी हो जाएगी। कौन सी वाली बात? शिक्षा बालक के लिए, ना कि बालक शिक्षा के लिए। पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या बच्चे के लिए, ना कि बच्चा पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के लिए। कुछ क्लियर हुआ? बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, है ना भाई? बस मस्त होकर क्लास में बैठना है। अपने को सीखने के लिए आए हैं, समझने के लिए आए हैं, और मैं आपके समझने के अधिकार की सदैव रक्षा करने का प्रयास करूंगा। तो शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है। समझे आप लोग? पाठ्यचर्या जो है वो बालक के लिए है, ना कि बालक पाठ्यचर्या के लिए। जब पाठ्यचर्या निर्धारित होती है, जब पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, तो किसको ध्यान रखा जाता है? बालक को ध्यान में रखा जाता है। इसका मतलब है शिक्षा किसके लिए है? बालक के लिए, ना कि बालक शिक्षा के लिए। चलिए जी, हालचाल कैसे आप लोगों के? अरे भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? पक्का? सीखते समय यदि पढ़ाई के अलावा किसी और बात से सिर में दर्द हो रहा है तो अलग बात हो सकती है, लेकिन पढ़ाई करते समय यदि सिर में कम दर्द हो रहा है या बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है इस माथे में, इसका मतलब आपकी पढ़ाई ठीक से चल रही है। अरे चल रही है, फिर भी नहीं चलेगी। इसे कहते हैं कि पढ़ाई का जादू सिर चढ़ के बोलेगा। मतलब पढ़ाई कर रहे हो और फिर भी सिर में दर्द नहीं हो रहा है, मतलब ये पढ़ाई नहीं है। इसका मतलब है पढ़ाई करने के लिए सिर में दर्द होना जरूरी है। चलिए जी, बहुत छोटी सी बात अभी हम पढ़ने वाले हैं। बहुत आसान बात है ये, और इतनी आसान बात है आपको खुद ये लगेगा यार ये शिक्षण विधियां कितनी आसान होती है। आइए जरा देख लेते हैं एक बार। तो हमने कहा कि शिक्षण के चर होते हैं, और शिक्षण के चरों को आप लोग बात कर रहे हो, शायद कर सकते हो भाई। किसी को ज्यादा बात याद आ रही है तो मेरे पास भी आ सकता है। यहां पर मिल बैठेंगे हम सब, मैं आप और बातें। चलिए, हाँ जी, कुछ कह रहे थे आप लोग शायद। चलिए, कुछ नहीं कह रहे थे, मुझे पता लग गया है। तो आपसे कोई पूछता है कि शिक्षण के कितने चर होते हैं? 3 होते हैं। पहला कौन सा? शिक्षक होता है, दूसरा शिक्षार्थी होता है, और तीसरा आज पाठ्यक्रम होता है। समाज होता था, अब तीसरा तत्व कौन सा जोड़ लिया है? पाठ्यक्रम जोड़ लिया है। यदि जॉन डीवी पूछोगे तब तो वही आएगा आपका समाज, और जॉन डीवी नहीं पूछेगा तब आपके 3 ही आएंगे, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। तो पहला यदि पूछेगा तो पहले में आपने कौन सा नाम बताया? तो जवाब है आपने पहला जो तत्व है ये नाम बता दिया है, शिक्षक। ये तो हो गया भाई आपका चर हो गया है। अब ये पूछेगा कि उपनाम किसे कहते हैं। तो सारे जो साथी है आप सब टीचर हो, मुझे पता है इस बात को। फर्क इतना सा है कि व्यवस्थाओं के कुशिकार हो आप। जैसे ही व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएगी आपको भी तुरंत जो है वो इस व्यवस्था का अंग मान लिया जाएगा। तो सबसे पहले जवाब दिया कि शिक्षक एक चर होता है, और शिक्षक को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसके उपनाम याद रख लेना।
सबसे पहले कहा जाता है, इसको परामर्शदाता कहा जाता है, क्योंकि इतना तो कन्फर्म है, बच्चे को परामर्श देने का जो दायित्व है वो सबसे पहले किसको दे रखा है? टीचर को दे रखा है। दूसरा जवाब दिया, टीचर ही वो व्यक्ति है जो बच्चे को मार्गदर्शन करता है, इसलिए इसको नाम दे दिया आप लोगों ने मार्गदर्शक, आपने कह दिया है। आपको ध्यान रखना है भाई कि एक तरफ आपने कह दिया है परामर्शदाता, एक तरफ होता है मार्गदर्शक, और आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि जो टीचर है वो क्लास का बॉस होता है। फैक्ट है ये बात, ये और ये समझाने के लिए होता है। ये टीचर क्लास का बॉस होता है, और जो क्लास का बॉस होता है उसी को हमने नाम दे दिया है। और क्या नाम दे दिया है भाई? उसको नाम दे दिया है प्रभुत्ववादी, क्योंकि ये जो बॉस होता है ये खुद डिसाइड करता है उसे क्या पढ़ाना है, यही निर्धारित करता है कैसे पढ़ाना है, और यही निर्धारित करता है कितना पढ़ाना है। तो ये स्वतंत्र होता है, इसलिए इसको प्रभुत्ववादी भी कह दिया है, और इसी को कह दिया है आपने स्वतंत्र चर भी कह दिया है। तो आपका टीचर का उपनाम कौन से हो गए? परामर्शदाता, मार्गदर्शक, प्रभुत्ववादी, स्वतंत्र चर आपने कह दिया है। और साहब यही वो व्यक्ति है जो शिक्षण को चलाने का काम, शिक्षण कराने का काम करता है, इसलिए इसे शैक्षिक प्रक्रिया का चालक कहा जाता है। क्या नाम दिया है? चालक, शिक्षण को चलाने वाला। और आपको सुना होगा, क्योंकि अभी आपका पेडागोजी कंप्लीट नहीं हुई है, तो आपको हो सकता है वो नाम याद नहीं होगा, वरना हमारे यहाँ एक नाम आता है और वो नाम रहेगा डेविस। क्या नाम रहेगा? डेविस। और डेविस ने कहा कि शिक्षण कराने की जो जिम्मेदारी है वो टीचर की होती है, इसलिए उसने टीचर को नाम दे दिया है प्रबंधक। और प्रबंधक का मतलब होता है मैनेजर। टीचर कौन है? टीचिंग का मैनेजर है। किसने कहा है? ये डेविस ने कहा है। और इसके बाद की जो बातें हैं वो थोड़ी बदल जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ नाम आता है एनसीएफ 2005। और दोस्तों ये जो एनसीएफ 2005 है, एन का मतलब हो गया नेशनल, सी का मतलब करिकुलम, एफ का मतलब फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या क्रम 2005। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या क्रम 2005 कितने बन चुके हैं अब तक? 4 बन चुके हैं। कब कब बने थे? पहला कब? पहला कब? 2005। 75। कितने चालाक हो ना बेटा हो, सारे एक वॉल्यूम में बोल रहे हो, तो ये तो पता चले कि हम जवाब दे रहे हैं, लेकिन टीचर को ये हरगिज पता नहीं चले क्या जवाब दे रहे हैं। और मैं बोला जीप चारों तरफ देख रहा हूं, कुछ पल्ले पड़ जाए तो। 75, 88, 2000, 2005। कितना सिंपल है। 75, 88, 2000, 2005 हो गए ना भाई? कितने? 4 हो गए। शिक्षा नीति 3 आई है। कब कब? 68, 86 और 2020। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरेंद्र मोदी, 3 हो गए ना भाई? तो शिक्षा नीति 3 और एनसीएफ 4। तो अब ये जो एनसीएफ 2005 है, कमाल के नाम दे दिए टीचर के लिए। और क्या क्या नाम दिए है भाई? तो इसमें पहला जो नाम है जो आप कहोगे दिया है हमारे टीचरों के लिए, इसमें सबसे पहला नाम दिया है और ये हो गया है सुविधा प्रदाता। बच्चों को सीखने के लिए जो अवसर देता है उसे कहा जाता है सुविधा प्रदाता। सीखते समय यदि बच्चे को कोई दिक्कत आ जाती है उसे कहा जाता है, बच्चे को सीखने के दौरान जो परेशानियां आती है उनको दूर करने का काम टीचर करता है,
इसलिए टीचर को क्या नाम दे दिया? सुगम कर्ता। और भाई जो सुगम कर्ता होता है उसी को कहा जाता है सहज कर्ता। क्या कहा जाता है? सहज कर्ता। और भाई लास्ट में जो व्यक्ति आएगा उसको कहा जाता है, आप सब जानते हो, और ये होता है उत्प्रेरक कर्ता। उत्प्रेरक का मतलब होता है मोटिवेट करने वाला। मोटिवेट करने वाला, बच्चों को अभिप्रेरित करने वाला। सब लोग ये जानते हैं, सबको पता है, सब पढ़ाते हैं, सब कहते भी है कि महात्मा बुद्ध अपने छोटे बच्चे और अपनी पत्नी को सत्य की तलाश करने की वजह से रात को सोते हुए छोड़कर, घर छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए गए ताकि उनको वो मोह, वो बंधन उनको बांध नहीं पाए। लगभग 28-29 साल की एज में वो अपना सब कुछ छोड़कर चले गए और कहते हैं कि साहब कई वर्ष उन्होंने तपस्या की, बहुत वर्ष तक की, ऐसा लिखा हुआ है। कहता है कि साहब कष्टों की पराकाष्ठा उन्होंने झेल लिया, लेकिन उनको सत्य का बोध नहीं हुआ। जिसकी प्राप्ति के लिए वो गए वो उनको नहीं मिला। कहते कि साहब उनकी हिम्मत टूटी, उनका धैर्य टूटा, उनको खुद पर गुस्सा आया, पछतावा हुआ उनका कि मैं जिसकी प्राप्ति के लिए आया वो मुझे नहीं मिला। मैं मेरे बच्चे को, मेरे परिवार को, मेरे राज्य को छोड़कर आ गया, मुझे अब वापस जाना चाहिए। और साहब ये सत्य बात है, वो अपनी तपस्या को बीच में छोड़कर वो वापस लौटते हैं अपने घर की तरफ। और कहते हैं कि जब वो वापस अपने घर की तरफ, अपने राज्य की तरफ वापस लौट रहे थे तो उस समय कोई फ्लाइट तो चलती नहीं थी भाई, वंदे मातरम ट्रेन तो चलती नहीं थी, पैदल ही चलना होता था। तो जब वो पैदल जा रहे थे तो कहते कि सब धूप में उनको बड़ी जोरदार वाली प्यास लगी। वो पानी की तलाश में इधर उधर घूमते रहे। पास में उनको एक सरोवर दिखा, एक तालाब दिखा। उस तालाब के पास जाते हैं, पानी पीते हैं। चूंकि पानी पिया, थके हुए थे, तो थोड़ा मन करा कि थोड़ा आराम कर लूं। वो वहीं पर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। और जब वो बैठे हुए हैं अपने बारे में सोच रहे कि मैंने कितना समय गवा दिया, मुझे कामयाबी नहीं मिली, मैंने बहुत गलत किया है, वो इन विचारों में डूबे हुए थे। अचानक उनकी निगाह एक छोटी गिलहरी पर पड़ती है। और वो गिलहरी क्या कर रही है? भागकर आती है, उस पानी में जाती है, पानी में अपनी पूंछ को गीली करती है, बाहर आती है और मिट्टी पर अपनी पूंछ को झड़कारती है। फिर अंदर जाती है पानी में, फिर पूंछ को गीली करती है, फिर जमीन पर लाकर पटकती है। अब वो ऐसा काफी देर से कर रही थी, बहुत देर हो चुकी थी। बुद्ध साहब बड़ी ध्यान से उसको देख रही, कर क्या रही है बावड़ी ये। वो काफी देर से देख रहे थे। देखने के बाद में उनसे रहा नहीं गया, वो उस गिलहरी के पास जाते हैं और क्या कह रहे हैं जाकर कि भाई नन्ही सी गिलहरी, आप मुझे ये बताइए आप कर क्या रही हो ये। अब ये मत कहना सर गिलहरी बोलती थी क्या, ऑब्वियस सी बात है, आना चाहिए। साहब वो जमाना ही ऐसा था उस समय पर। उस समय तो भगवान भी दिखते थे लोगों को भाई, भगवान भी के दर्शन होते ही थे, तभी तो ये बुद्ध बन गए थे आगे चलकर। ये तभी तो ज्ञान की प्राप्ति भी बनना। बताओ कोई तपस्या करने से ज्ञान थोड़ी मिला था इनको, कुछ ना कुछ तो प्रकट हुआ होगा ना इनको भाई, कुछ तो आया होगा, कुछ तो उनको बताया होगा। ये अलग बात है, ये लोग ईश्वर की अवधारणा को स्वीकार नहीं करते। लेकिन वो ज्ञान कहां से मिला, कैसे मिला? क्या तपस्या करने से एक जगह बैठने तो ज्ञान थोड़ी मिल गया होगा, कुछ ना कुछ अनुभूति इनको हुई थी। और कहते कि उसको ऊपर वाले को जो मर्जी नाम दे दीजिए, होते सब उन्हीं के कर्मों से है। तो गिलहरी से बात की, गिलहरी ने क्या कहा, एक दिन इसने मेरे छोटे बच्चों को डुबोकर मार दिया था। बोला है? बोला हाँ, मेरे छोटे बच्चे इसमें डूबकर मर गए थे। बोला तू क्या कर रही है? बोला मैं इसको सुखाकर छोड़ूंगी। बुद्ध को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोला तू कैसे सुखाएगी इसको? बोला मैं रोज अपनी पूंछ को गीला करती हूं, मेरी पूंछ गीली होती है, उस पानी को बाहर जाकर मैं झड़कार देती हूं। बोला एक न एक दिन तो पक्का ये सूखेगी। तो बुद्ध ने कहा कि भाई तू छोटी सी है, तो उम्र निकल जाएगी, तू कैसे इसको सुखाएगी? गिलहरी कहती है सूखे या ना सूखे, लेकिन मैं मेरा इंतकाम लेकर रहूंगी, जब तक मैं जीवित रहूंगी तब तक। बुद्ध वहीं से खड़े हुए और मन से उसको प्रणाम करते हैं कि तू है मेरी सही गुरु, मैं भटक गया था और अब मैं जा रहा हूं सही मार्ग पर।
और वो दोबारा वहां से यू टर्न लेते हैं और यू टर्न लेकर फिर पहुंच जाते हैं उन्हीं जंगलों में, फिर दोबारा तपस्या को स्टार्ट कर देते हैं और फिर जो है वो बन जाते हैं महान गौतम बुद्ध। इसका मतलब हुआ कि वो गिलहरी जो थी उसके लिए किसके रूप में थी? उत्प्रेरक करता। अब चूंकि ना तो गिलहरिया बची, ना सरोवर बचे और ना भैया कुछ और बचा, इसलिए अब गिलहरी के रूप में मैं तो साइड हो गया। यहां जो आके खड़े होते हैं वो सारे के सारे गिलहरी की भूमिका में है और आपको पढ़ाने और सिखाने का काम करते हैं, आपको बीच बीच में टोकने का काम करते हैं, बातें मत करिए, रीट की एग्जाम टाइम पर है। तो जब भी यहां गुरुजी दिखे समझना गिलहरी है ना, आज गिलहरी बहुत अच्छा लग रहा है ना। मैं तो हट गया, पहले साइड में आ गया था मैं तो। इसका मतलब है टीचर का रियल जो काम होता है वो क्या होता है? मोटिवेट करने का। और आपको तो पता है मोटिवेशन एक ऐसी दवा है जिसमें एक बार लग जाए वो व्यक्ति कभी रुकने वाला नहीं है। इसलिए विश्व का सबसे बड़ा मोटिवेटर वो है जिसकी आप जय बोलते हो। आप विश्व का सबसे बड़ा मोटिवेटर हमारे ठाकुर जी, यारों के यार, दोस्तों के दोस्त, कान्हा हमारे। बोलो है या नहीं है? सबसे बड़ा मोटिवेटर, विश्व का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीच यदि किसी ने दिया तो कान्हा जी ने दिया कुरुक्षेत्र के मैदान में। उस विद्यार्थी को जो परीक्षा के पेपर को देखते ही हार गया और कह दिया कि हमसे ना हो पाएगा, अर्जुन को। और जब उसको मोटिवेशनल स्पीच दिया तो वो एकमात्र ऐसी जंग है जहां पर एक शिष्य ने, एक बेटे ने अपने गुरु को, अपने दादाजी को, अपने कितने भाइयों को अकेले सल्टाने का काम किया था अर्जुन ने। किसके आधार पर? मोटिवेशन के आधार पर। तो टीचर के नाम कौन से हो गए भाई? परामर्शदाता, मार्गदर्शक, प्रभुत्ववादी, स्वतंत्र, चालक, प्रबंधक। और एनसीएफ 2005 के अनुसार सुविधा प्रदाता, सुगम करता, सहज करता, उत्प्रेरक करता। अब एक बार हम लिख लें इनको, बनाएंगे तो सारणी भाई तीनों इसी में लिखेंगे। टीचर लिख दिया, फिर स्टूडेंट लिखेंगे और फिर पाठ्यक्रम लिखेंगे। तो आप भी इसको टेबल ही बनाइएगा इसी तरह की। मैं जलपान कर लूं इतने में भाई? आप लिखोगे इतनी देर में। सर लिख लिया आप लोगों ने? अरे वो ऐसे पूछता हूं, ऐसे उसको गंभीरता से मत लिया करो आप लोग। क्या क्या कह रहे थे? मैं यार तभी सुनूंगा जब आप लिख लोगे पहले। जब यार अब वो तो अपन देखो जो काम करते नहीं है, हाँ हुक्का पीते हैं ना भाई, वो पीते हैं बिल्कुल जब भी टाइम मिलता है तब। क्या भाई? टीचर है तो अपने एक लेवल होता है भाई, बोलने वाले का भी और सुनाने वाले का भी। छोटे छोटे नाम है लेकिन है एग्जाम ओरिएंटेड। ये सारे परीक्षाओं में पूछे हुए नाम है ये। और एक एक जो प्रश्न है ये हमें कामयाबी के नजदीक लेकर जाता है और एक एक जो प्रश्न है ये हमें सिलेक्शन से दूर ले जाता है। तो हर छोटी बात को ध्यान से पढ़िए और जो बड़ी बातें हैं उनको तो ध्यान से पढ़ना ही पढ़ना। लेकिन दिक्कत ये है अपनी शिक्षण विधियों में सारी चीजें छोटी है, बड़ी कोई होती नहीं है।
तो लास्ट समय तक यही हाल रहने वाला है। अब मुझे बताइए, लिख लिया क्या आप लोगों ने? ये सभी ने लिख लिया है? तो अब सेकंड लिख दीजिएगा और उसमें सेकंड में जो नाम आएगा वो नाम आप हेडिंग बना दीजिएगा शिक्षार्थी। मैं स्लाइड चेंज करूंगा, आपको तो लिखना उसी पेज पर लिखना है। स्लाइड इसलिए चेंज कर रहा हूं ताकि खुला खुला लिख दूं, इसलिए तो लिखना इसी तरह से टेबल के रूप में, कॉलम के रूप में। मैंने अगली जो लाइन है उसमें सेकंड जो नाम है ये लिख दिया है, और सेकंड जो नाम है ये हमने लिख दिया है शिक्षार्थी। देखिए भाई, ये बात फैक्ट है, ये आप और हम मना नहीं कर सकते इस बात से, बिल्कुल कंफर्म है। ये चर का नाम हो गया है और ये उपनाम का नाम हो गया है। अब देखिए, ये फैक्ट है ये बात, और मैं कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सही कह रहा हूं, लेकिन आप भी इस बात को मान सकते हो कि जो पढ़ने वाला है इसको बेचारे की संज्ञा देता हूं मैं। और बेचारा इसलिए कहता हूं कि जितने नियम, जितने कायदे, जितने कानून एक सीखने वाले के लिए बना रखे हैं, उतने कानून और किसी के लिए नहीं बना रखे। आप बताइए, खाना कितना खाना है इसका भी नियम बना रखा है, कब जगना है, कब सोना है, सारे के सारे नियम बना रखे हैं। यही कारण है कि बेचारे पर क्लास में भी अत्याचार कम नहीं होते। छोटे जब आप रहे होंगे, अब तो खैर आप डाउन हो गए हो आप लोग, तो अब तो बात अलग हो गई है। जब छोटे थे तो भाई साहब क्लास में घुसने के लिए शक्तिमान बनना पड़ता था, ऐसे है ना, मैं आ जाऊं, है ना। और जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े होंगे, मैं आई कम इन, और नहीं तो मैं आ जाऊं, है, मैं आ जाऊं। और सरकारी स्कूल वाले बड़े अच्छे होते थे, ऐसे मैं आ जाऊं, है, मैं आ जाऊं। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। आगे जो होता था, पानी पीने जाऊं, पानी पियाऊं, है ना, पानी पियाऊं। अब कौन समझाए गुरुजी को? गुरुजी कह रहे अभी तो गया था तू, अब कौन बताए कि पहले किसी और काम से गया था, अभी किसी और काम से जाना है। और बेचारा फिर कह रहा है पानी पीने जाऊं, पानी पियाऊं। अब वो कहीं पर भी खड़ा हो, चाहे वो, एक समय ऐसा आता है जब वो वहां से खिसक के ऐसे खड़ा हो जाता है और यहीं खड़ा खड़ा कहता है पानी पियाऊं, है, पानी पियाऊं। और देखो भाई, एक समय बाद में ऐसा आता है, बेचारा वहीं पर गरीबों की तरह वो बैठ जाता है, और बैठने के बाद में फिर लीकेज स्टार्ट, और फिर बैठा बैठा कभी इस पैर से ऐसे पहुंचेगा, कभी इस पैर से उस रायते को समेटेगा। रायता समझ गए आप लोग? तो अच्छा, वो स्कूल के दिन भी बड़े लाजवाब हुआ करते थे। अब वो फैला चुका तो जो फैलाना था उसको, तो अब उसके साथी भी बड़े वैज्ञानिक होते थे भाई, है ना। या तो छुट्टी हो चुकी है या इंटरवल हो चुका है, पूरे अपनी जगह से खड़े होकर जा रहे हैं, वो साहब वहीं बैठे हुए हैं। अभी वो खड़े हो जाए तो पूरी इज्जत नीलाम हो जाए ना भाई। तो अब वो कलाकार कितने होते हैं साथ वाले, चल तू, है ना, घेर के खड़े, उसको पता है सबको, चल तू। अब वो कह रहा नहीं नहीं, मैं बाद में आऊंगा, थोड़ा काम करके आऊंगा। बोला चलना, और जबरदस्ती उसकी कॉपी किताबों को उठा लेते हैं, उनको उठाकर यहां रख लिया और बोलते हैं चल। अब साहब वो क्या करे, कब तक बहाना मारेगा, उसको खड़े होना ही पड़ेगा। और जैसे ही खड़े साहब यहां से हुए, तुरंत पूरी टीम आके ध्यान से देखो इसको, है ना। अच्छा, यहां तो कुछ भी नहीं हुआ है। अब साहब वो आगे आगे साहब जा रहे हैं, पीछे पीछे पूरी क्लास जा रही है, और ऐसे जा रहे हैं साहब जैसे यही वो राजा है जो किसी युद्ध में हार के आ रहे हैं, है ना। वो आगे आगे और पूरी मंडली पीछे पीछे। अब वो मंडली कितनी समर्पित होती थी, जब तक वो साहब अपने घर में नहीं घुस जाएंगे तब तक पूरी मंडली उसके घर के गेट पर खड़ी रहेगी, ये जानने के लिए कि घर वालों को भी पता चला है या नहीं चला। और जब तक उनके घर वालों को पता नहीं बता देंगे, तब तक उनमें से कोई भी घर छोड़ के जाने वाला नहीं है। अब आप ही बताइए,
यार एक पानी बच्चा अपनी मर्जी से पीने नहीं जा सकता, एक वॉशरूम बच्चा अपनी मर्जी से नहीं जा सकता, आप ही बताइए फिर बच्चा आश्रित है या नहीं है ना भाई? आश्रित है भाई, ये तो स्वतंत्र तो नहीं है बच्चा फिर। और जो स्वतंत्र नहीं होगा उसी को आपने क्या नाम दे दिया है? परतंत्र कह दिया है। छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए वो दूसरों पर निर्भर कर रहा है, इसका मतलब वो स्वतंत्र नहीं है। लेकिन साहब धन्य हो शिक्षा मनोविज्ञान का, धन्य हो एजुकेशन साइकोलॉजी का, जिसने आते ही बच्चे की स्थिति को बदल दिया। धन्य हो थॉर्नडाइक का, जिसने मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान का विकास करवा दिया। इसलिए जब 20वीं शताब्दी में हमारे सामने मनोविज्ञान आई तो फिर बच्चे की स्थिति बदल गई और सब बच्चों को फिर बना दिया शिक्षा का केंद्र बिंदु, ये आपने कह दिया है। अब ध्यान रखिएगा दोस्त, बेकार में चालाकी करते हैं। ये हो गया है आपका शिक्षा का केंद्र बिंदु हो गया है, और कई बार इसी को केंद्र बिंदु हटाकर हमने दूसरा नाम दे दिया है और इसी को नाम दे दिया आपने परिधि। परिधि क्यों कहा है? क्योंकि शिक्षण की सारी जो क्रियाएं हैं वो बच्चों के इर्द गिर्द ही घूमती है। पाठ्यक्रम बालक के अनुसार, शिक्षण विधियां बालक के अनुसार, शिक्षा बालक के लिए, पाठ्यक्रम बालक के लिए, शिक्षक बालक के लिए, व्यवस्था बालक के लिए। इसलिए इसको आपने क्या नाम दे दिया है? तो जवाब दिया है आपने परिधि कहा है। तो भाई ये आश्रित भी यही है, परतंत्र भी यही है, और आज के हिसाब से केंद्र बिंदु और परिधि भी इसी को माना जाता है। कहते साहब फिर आ जाता है तीसरा एलिमेंट, और तीसरा जो एलिमेंट है आपका, ये आपने जवाब दे दिया है पाठ्यक्रम को। और ये जो पाठ्यक्रम वाला मामला है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ये रीट के लिए भी इंपॉर्टेंट था, सीटेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, थर्ड ग्रेड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और कोई परीक्षा होती है टीचर वाली उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको मैंने लास्ट में लिखवाया है, क्योंकि 2-3 जो बातें हैं इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा बतानी थी मेरे को। तो पहली बात तो ये कि टीचर और जो स्टूडेंट है उन दोनों को ये मार्गदर्शन देता है, इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया है? मध्यस्थ कहा है भाई। मध्यस्थ वो होता है जो दो के बीच में आता है, और ये तो दो के बीच में आता है। किस किस के बीच में? शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में। दूसरा जवाब दिया है आपको, और जो मध्यस्थ होता है उसी को हमारे दोस्त ने नाम दिया है अभी, वो ही उसको क्या कहते हैं? हस्तक्षेपी कहा जाता है। और मानिए चाहे मत मानिए, पाठ्यक्रम के अनुसार ही शिक्षा की व्यवस्था होती है, इसलिए इसको कहा जाता है शिक्षा का आधार कहा है भाई। इसको क्या नाम दिया भाई इसको? तो जवाब दिया है आपने, इसी को नाम दिया है आपने शिक्षा का आधार, आपने कह दिया है। तो भाई मध्यस्थ भी यही है, हस्तक्षेपी यही है, और शिक्षण का जो आधार है वो भी आपने इसी को कहा है। और दोस्त थोड़ा सा आगे बढ़े, यदि मैंने कहा ना कि 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा जानेंगे हम लोग, थोड़ा सा आगे बढ़े तो ऐसा कहते हैं कि साहब अंग्रेजी में पाठ्यक्रम को कहते तो है सिलेबस, कहते तो है सिलेबस, बुरा मत मानना, हमारे किताब वाले भी इसको करिकुलम कहते हैं, और हमारे एग्जामिनर भी भाई इसको करिकुलम ही बोलते हैं इसको। अब एग्जामिनर भी इसको करिकुलम मानते हैं, तो अब गलती हमारी भी नहीं है भाई, हम भी इसको क्या कहेंगे? करिकुलम ही कहेंगे, क्योंकि हम इसको सिलेबस कह देंगे तब भी परीक्षा वाला तो इसको पेपर में करिकुलम ही देगा। तो हम भी थोड़ी देर के लिए भाई इसको क्या मानेंगे? करिकुलम। तो पाठ्यक्रम को कहते तो है सिलेबस, और करिकुलम कहते हैं पाठ्यचर्या को, लेकिन करे क्या? जैसी व्यवस्था वैसे चलना पड़ेगा। तो कहते हैं साहब ये जो पाठ्यक्रम है इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं करिकुलम, और जो करिकुलम है ये लैटिन भाषा के क्यूरेर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है रेस कोर्स, दौड़ का मैदान या रेस का मैदान। अब इस शब्द को परिभाषित 2-4 लोगों ने किया है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये लिखने के जल्दी से एक बार लिख लेते हैं।
जिन्होंने लिख लिया है उनको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से। हाँ भाई जी। पहली बात तो क्या है कि हम शिक्षण में औपचारिक शिक्षा पर बल देते हैं। पहली बात तो क्लियर है। जब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, जब स्कूल की बात आ रही है, जब टीचर की बात आ रही है, क्योंकि अनौपचारिक में तो टीचर होता ही नहीं है, तो इसका मतलब है हम औपचारिक की बात कर रहे हैं। और जब औपचारिक की बात कर रहे हैं तब इसको आधार करना पड़ेगा, ये इसका कारण है। चलिए भाई, अभी पिक्चर अभी बाकी है, तो आप जितना जल्दी हाथ चलाओगे मेरा एक मित्र है, उसने एक कमेंट किया है, तो उसके कमेंट का जवाब दे देता हूं, क्योंकि जवाब नहीं दूंगा तो फिर मजा किरकिरा हो जाएगा, फिर मेरे को चैन नहीं मिलेगा। इन्होंने कमेंट क्या किया है पहले तो वो बता दूं एक बार में, है ना, ताकि मैं जवाब क्या दे रहा हूं तब आपको तभी तो पता चलेगा ना। तो हमारे मित्र ने जवाब दिया है, सर इस स्पीड से पढ़ाओगे तो कब तक हो जाएगा सिलेबस, रीड भी देनी है सर, थोड़ा फास्ट पढ़ाओ। अब ये तो उनको जवाब है। अब मैं, आप पेन या कॉपी या उंगलियों पर आप याद रख लें जो बोल रहा हूं अभी। कल आपकी टैक्सोनॉमी कंप्लीट करूंगा, परसों वाली जो क्लास रहेगी उसमें शिक्षण की चुनौती और शिक्षण की विधि स्टार्ट कर दूं। मैं सारी चीजें कैलकुलेटेड वे पर चलता हूं। कल टैक्सोनॉमी कंप्लीट, शिक्षण की समस्या स्टार्ट कर दूंगा, शिक्षण की समस्या परसों वाली क्लास में खत्म कर दूंगा, और परसों वाली क्लास को इंक्लूड करके मैक्सिमम 3 दिन में आपकी विज्ञान वाली जो शिक्षण विधि है उनको कंप्लीट कर दूंगा। 1.5 दिन में, मतलब 1.5 क्लास में, आप नोट कर लेना सारा, 1.5 क्लास में आपकी सहायक सामग्री कंप्लीट। और यदि केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग चलूं, मैं मेरी तरफ से कुछ एग्जाम में आपको एक्स्ट्रा ना बताऊं, तो मात्र 1 दिन में, और 1 दिन में नहीं हो पाया तो 1.5 दिन में मूल्यांकन की विधि और निदान और उपचार। लेकिन करूं क्या साहब, अभी रुकिए एक बार, अभी मजा नहीं आएगा, अभी बात रह जाएगी अभी, क्योंकि मैं बोलूंगा तब आपको सरप्राइज करोगे फिर। लेकिन करूं क्या, आप मुझे मना करते चलना, मैं मना करके मैं काटता चलूंगा। जितने प्रश्न निदान उपचार में से नहीं आते हैं, इवन कभी कभार आता है, प्रश्न आता है आपकी मूल्यांकन की विशेषताओं से, और विशेषताओं में आता है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता। तो ऐसी चीजों को आप मुझे कहते चलना, सर ऐसी चीजों को छोड़ते चलिए, फिर ऐसी चीजों को मैं छोड़ते चलूंगा। कैसे हो, कैसे हो, ये लिखा गया आप लोगों ने? चले आगे, चलिए नोट बनाइए जल्दी से। मैं एक भी क्लास फालतू नहीं लूंगा भाई, मैं लेता भी नहीं हूं, मैं टाइम उतना ही लगाता हूं जितना लगता है जेंटली। कम कहोगे तो कम कर दूंगा, काटना हो तो काट दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नोट करके लिखिएगा, और उसमें लिखिएगा और इसमें लिखा है आपने करिकुलम शब्द की उत्पत्ति, नोट में लिखा है भाई ये, और नोट में महत्वपूर्ण लिख देना। ये छोटी छोटी चीजें एक्स्ट्रा होती है, परीक्षा में आती है। यह एक चीज बताऊंगा, बात बताने वाला हूं अभी, जो अभी रीड जो गई थी आपकी 22 वाली, उसमें ये प्रश्न आया था, ये जिसका आपके सिलेबस से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं हमेशा मेरे सिलेबस में इन चीजों को पढ़ाता हूं मैं। तो आपने लिखा है करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरेर शब्द से हुई,
क्यूरेर शब्द से हुई जिसका अर्थ पहले इंग्लिश वाला शब्द लिख देते हैं, रेस कोर्स कॉमा करके दौड़ या रेस का मैदान होता है। दौड़ या रेस का मैदान होता है। इस प्रकार दौड़ या रेस का मैदान होता है। रेस कोर्स है RASE, रेस COURSE। दोबारा लिख देता हूं काट के, ऐसा लिख देता ना भाई, ये लो RA। अब क्या करूं, हाथ नहीं जमा हुआ है से, RSE। चले आगे। मैदान होता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम वह साधन है, पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके द्वारा बालक अपने साथियों की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। ध्यान रखना, छोटी छोटी गलतियां बड़े बड़े सबक सिखा देती है। साध्य कहते हैं लक्ष्यों को, साध्य कहते हैं जिसको प्राप्त करना है, और जो प्राप्त करने में मदद करेगा उसको कहते हैं साधन। आप कह रहे हो मुझे दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाना है ये आपका साध्य हो गया है। दोबारा आप कह रहे हो मुझे दिल्ली बस से जाना है, तो बस क्या हो गई है, साधन। आप कह रहे हो मुझे नौकरी लगनी है, तो नौकरी लगना आपका साध्य हो गया है। और पढ़कर नौकरी लगेंगे, पढ़ना हो गया है साधन। नेक्स्ट लाइन में केवल हेडिंग बना देना, और हेडिंग बनाकर लिख देना कनिंघम के अनुसार। कनिंघम के अनुसार, किसके अनुसार, कनिंघम के अनुसार। आगे की बातें कल करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।